को क्लास नंबर आज हमारी 15 15वीं क्लास हो चुकी है प्रकाश की। हालांकि ये प्रकाश से अलग है, लेकिन जो प्रकाश से रिलेटेड है ना, प्रकाश को तरंगों के रूप में माना गया, लेकिन मैं इसके साथ जोड़ के पढ़ाता हूँ। आया समझ में? ये मेरी आदत है, मैं बहुत बड़ी चीज़ को भी कम मान के चलता हूँ। आया समझ में? इतनी बड़ी चीज़ को भी इतना मान के चलता हूँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतना मान के चलता हूँ, मेरी आदत है। समझ में आया बात? या तो ये चैप्टर बहुत सारे हैं, ये अलग चैप्टर है, सेपरेटेड यूनिट है, लेकिन मैं इसके साथ जोड़ दिया। मैंने कहा क्लास नंबर 15 में जाता तो क्लास नंबर अलग अलग जोड़ सकता था, लेकिन वो बताया ना मैंने कहा तुम्हारी मेरी आदत है बस कि बड़ी चीज़ को छोटा मानना। समझ में आया? तो आज हम समझेंगे कुछ छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें जो तुम्हें यूज होगी आज डेरिवेशन। आज बहुत सारा पढ़ना हम, आज भी कम नहीं समझना। समझ में आया बात? या ठीक है, एक का नंबर लगाएंगे, क्या क्या बता, चल बता, खड़ा करके बता। और सवाल बहुत सारे आएंगे पेपर में, आता पक्का 100%। ऐसा कर दो। अब मैंने कहा मॉडल पेपर खरीद लो, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसका मॉडल पेपर सामने रख लो। कल को मॉडल पेपर चेक करूंगा, मार्केट चले जाना, मॉडल पेपर ले आना। फिजिक्स का तो फिजिक्स का सोल्ड पेपर, अनसोल्ड नहीं निकालना, सोल्ड लेकर आना। और रोज की रोज आए क्वेश्चन देखने, ये पढ़ा रखा भाई जी ने, ये पढ़ा रखा, ये पढ़ा रखा, कुछ भी भारत नहीं है, कुछ भी कॉपी तो भारत नहीं दिखा देने का। एक आधा क्वेश्चन भारत दिखाई देगा, वो बच्चा जो पढ़ता होगा यहाँ तमीज से दिमाग लगाकर आराम से कर ही लेगा उसे। समझ नहीं बात? उसके सिकंजे से बाहर नहीं जाने का, इतना सारा मैं पढ़ा देता हूँ बच्चों को। तो आज हम समझेंगे तरंग के बारे में कि तरंग है क्या। प्रकाश को ना एक तरंग के रूप में मान लिया गया, और यह बात मैंने तुम्हें बताया था, ठीक। हाइगेंस ने प्रकाश की तरंगों के रूप में मान लिया। अब आज इसे लेकर हम आगे बढ़ रहे कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। जो तरंग है ना, देखो कैसे चलती है। मैं बोल रहा हूँ तुम सुनाई दे रहा, मैं बोल रहा हूँ तुम सुनाई दे रहा, तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है ना, तो ये भी एक प्रकार का वेव के रूप में आगे बढ़ रहा है। वेव हिंदी में तरंग कहते हैं। ऐसा आगे बढ़ रहा है क्यों? जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बोलते वक्त पता क्या हो रहा, तो यहाँ कंपन उत्पन्न हो रही है, वाइब्रेट उत्पन्न हो रही है, और जो वाइब्रेट है ना वो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। समझ में आया बात? या क्योंकि यहाँ माध्यम है ना, उसके अंदर बहुत सारे कण मौजूद है, और वे एक दूसरे पर टक्कर लगा रहे हैं, और टक्कर लगाकर तुम्हारे यहाँ जो कान है ना, कान के अंदर कर्णिकाएं हो, उसके पास तक पहुंच रही है, इसलिए तुम्हें सुनाई दे रही है आवाज। कोई व्यक्ति बैठा हुआ दिल्ली के अंदर, आया समझ, उसे मेरी आवाज क्यों सुनाई दे रही? क्योंकि माध्यम के कण ने इनकी चाल बस यहीं तक, इतनी तक सीमित है, इतनी दूरी तक सीमित है। समझ, कम दूरी पर इनकी चाल कम है, जो मैं बोल रहा हूँ। समझ में आया बात? दिया ठीक। तो फिर हो क्या, मैं इतनी सी आवाज को फीड करगा ना, इतनी सी आवाज को फीड करके यहाँ फीड करूंगा, इतने से माध्यम में फीड करूंगा फोन में, और उसको क्या करूंगा, तरंगों के जरिए तुरंत भेज दूंगा, और वे लाइट की स्पीड के लगभग बराबर काम करेगी। ये भी तो तुम यहाँ बोल लोगे और सुनाई वहां दे जाएगा। कभी कभी ऐसा हो फोन में कि ऐसा हो कि अभी सुनाई यहाँ दे रहा है, थोड़ी देर बाद सुनाई दे रहा है। आया समझ में? कभी कभी ऐसा हो नहीं होता, वो क्या हो, सिग्नल की प्रॉब्लम होगा, तरंगे पहुंचने में लेट होगा। समझ, तरंगों को पहुंचने में लेट हो जाए। ऐसा जब हो जब बीच में माध्यम बदल जाए, जैसे बारिश पड़ रही हो, धुंध आ रही हो, आया समझ में, इस कारण ऐसा हो। तो हम ये समझेंगे प्रकाश एक प्रकार की तरंगे ही हो। तो प्रकाश की सहायता हमने क्या क्या कर लिया, देखो क्या क्या कर लिया। तो प्रकाश एक प्रकार की तरंगे ही हो। पेपर में क्या सवाल पूछा वो सब बता दिया जाएगा। सुन लो, प्रकाश तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। जो तरंग है ना, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि कौन सी आवर्ती हो, कौन सा आवर्तकाल हो। समझ में आया बात? या कौन सा पथांतर हो, कौन सा कलांतर हो, कला क्या हो, ये पता होना चाहिए। पता लग रहा है मैं अगर तुम्हें चैप्टर समझा के चलेगा, यूं नहीं पता कलांतर क्या हो, यूं नहीं पता कला क्या हो, यूं नहीं पता आवर्ती क्या हो, यूं नहीं पता आवर्तकाल क्या हो। तो हम पहले इन सब चीजों क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा ये टॉपिक हेडिंग यही है कि तरंगों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है। तरंगों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो ये बचपन में पढ़ा जाएगा, कक्षा 9 में परिभाषा। देखते हैं क्या क्या पढ़ा, पता नहीं। पहले नंबर पर हम समझेंगे आयाम क्या हो, एम्पलीट्यूड क्या हो। पहले हम समझेंगे एम्पलीट्यूड क्या हो। जो तरंग हो, तरंग कैसे चलती है, तरंग कैसे चलती है पहले से समझ लो। तरंग है क्या भला? प्रकाश। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, मैं तुम्हें बोल कर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। मैं तुम्हें बोल कर दिखा रहा हूँ, ऐसे बढ़ रहा कंपर, ऐसे 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 चल रहा हो, जो मैं बोल कर दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये कर्ण आगे पीछे संचरित हो रहे, ऐसा समझ में। तो जहाँ कर्ण बहुत, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, ये कैसे पहुंच रहा है तुम्हारी कानों तक। अभी मैं ध्वनि तरंग के बारे में बता रहा हूँ, प्रकाश तरंग तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक। तो जहां ये कणों की बहुत ज्यादा भीड़ हो ना, इसे बोलते हैं संपीड़न। संपीड़न का क्षेत्र, जहां संपीड़न हो ना, वहां अधिक दाब का क्षेत्र हो, अधिक दाब का। तो यहाँ अधिक दाब का क्षेत्र, अधिक दाब का क्षेत्र। ठीक। उसके बाद थोड़े यहाँ ये करना, थोड़े कम अवस्था में दिखाई देंगे तुम्हें, कभी कहीं कहीं दिखाई देंगे, फिर दोबारा संपीड़न आ जाएगा। कण बहुत पास पास दिखाई देंगे तुम्हें, माध्यम के अंदर जो कण होंगे ना वायु में बहुत पास पास दिखाई देंगे, फिर कहीं कहीं दिखाई देंगे कण तुम्हें, फिर बहुत पास पास दिखाई देंगे तुम्हें कण। ये संपीड़न। और जो जहाँ कम कण होंगे ना, इसे बोलते हैं विरलन। पढ़ना है नहीं 9वीं क्लास में। ये संपीड़न, ये विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ऐसे पहुंचता हो।
ध्वनि तरंगे ऐसे पहुंचती तुम्हारे कानों तक, और ध्वनि तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। और प्रकाश तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, ये ट्रांसवर्स एक्सिस समझेंगे से क्या क्या होगा। तो पहले ये बताओ ध्वनि तरंगे, जे ध्वनि तरंगे बारे में बता रहा हूँ, प्रकाश तरंगे कुछ समझ में आ जाएगी। तो ध्वनि तरंगे संपीड़न विलयन, संपीड़न विलयन, संपीड़न विलयन। संपीड़न क्या, अधिक दाब का क्षेत्र, निम्न दाब का क्षेत्र, अधिक दाब का क्षेत्र, निम्न दाब का क्षेत्र, अधिक दाब का क्षेत्र। कंपन बता क्या कैसे करते हैं, कभी ये कण आगे को हटाएंगे, कभी पीछे को हटाएंगे, कभी आगे हटाएंगे, कभी पीछे करेंगे। जैसे एक ढोल लिया, उस पर ऐसा करके हमारा धड़ 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 ऐसे कितना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऐसे करेगा नहीं, आगे घुटा पीछे घुटा, ऐसी चलती है ध्वनि तरंगे। बिल्कुल समझ में आई बात, या आगे घुटी पीछे को, आगे कुछ जहां ज्यादा माध्यम के कणों की भीड़ ज्यादा हो जाती है उस क्षेत्र को हम संपीड़न कहते हैं, जहां भीड़ कम होगी माध्यम के कणों की उसे विलयन कहते हैं। ऐसा गबड़ता। इसी बात को आसान भाषा में समझाने के लिए इस टाइप में कुछ इस तरह जनरेट कर लेते। इतनी बड़ी चीज को कैसे बार बार बनाओगे, समस्या खड़ी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इस बात को हम ऐसे ऐसे मान कर चलते हैं, ऐसे चलेगी प्रकाश की तरंगे। इस चीज को मैं ऐसे क्यों कि जो ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा ना, ध्यान से देखना अच्छे तरीके, जो ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा इसे हम संपीड़न का क्षेत्र बोल लेंगे, इसे विलयन का क्षेत्र बोल लेंगे, इसे संपीड़न का, इसे विलयन का। तो इतनी बड़ी बात को समझाने के लिए हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं। बात समझ में, इतनी बात को बड़ी बात को समझाने के लिए चल नीचे जल्दी जल्दी फटाफट ड्रामे न कर, आराम से, इसे नहीं डालिए। पता लगे इस बात को हम कैसे, इतनी बड़ी बात को ना समझाने के लिए हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं। ये अधिक दाब का क्षेत्र होगा, ये निम्न दाब का, अधिक दाब का, निम्न दाब का बना दे। नहीं क्यों, ताकि अपनी बात को आसानी से समझ सकूं। समझ में आया बात, या ऐसे चलता नहीं कुछ भी हो तो वो सब ऐसे ही समझ में बात। ऐसे ऐसे क्यों बनाएगा, पता लगा ऐसे क्यों बनाएगा, ऐसा इसलिए बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, तुमने देखा कोई जब कोई व्यक्ति मर जा, आया समझ में, पिक्चर देखी तुमने ऐसे ऐसे पिक्चर देख, कोई व्यक्ति मरा पड़ा हुआ अंदर, उसके नाक में नली सी चढ़ा रखी, ऐसा समझ में, उसके अलग में नली सी चढ़ा रखी हुई और वो उससे बस गया, ऐसा समझ। पिक्चरों में इस तरह हो, और उसकी माँ बाहर खड़ी हुई और वहां एक माता का मंदिर ऐसा करके फूल मांग रही, ऊपर तो फूल गिरा धक देसी, और उसके अंदर ना फिर वहां हो नहीं इस तरह। तो उसके माँ सुन लो ध्यान लगा, उसकी माँ पता क्या हो, जो उसके ऊपर वो लगा हुआ मीटर सा लगा हुआ, उसके अंदर ऐसे चलना स्टार्ट हो जा। ऐसे किसने देखा पिक्चरों के अंदर, हाथ खड़ा करो जिन्हें देखा इस तरह, ऐसे समझ में। या फिर इस तरह हो, बैठ जाओ, या इस तरह हो, उसका पति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, ऐसा वह माता के मंदिर में गई, ऐसा ऊपर से माता रानी आशीर्वाद दिया, ऐसा करके तुरंत फूल गिरा और तुरंत उसकी सांसें चलनी स्टार्ट हुई, फिर ऐसा करके हो, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये पता क्या हो, ये क्या बला, अब समझ लो है क्या बला है। ये चलती है, ये भी चलती है वाइब्रेशन। हाँ वाइब्रेशन, इन्हें काउंटिंग कर सको तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फ्रीक्वेंसी जितना एक सेकंड में कंपन करती होगी ना, 1 2 3 4 5, इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, अगर तरंग चल रही तो तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति, प्रकाश तरंग तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति। एक सेकंड में कितना कंपन हो रहा है, ये हो रहा है एक सेकंड में कंपन। सारी परिभाषाएं लिखेंगे भी और समझेंगे भी, मेरा काम होगा समझाना, फिर नोट सेंड कर दूंगा, फिर लिख लेना था घर बैठ कर, लेकिन समझाने के बाद सुनूंगा मैं। ठीक, पहले ही बताओ ये ध्वनि तरंग समझ में आई है, ऐसे क्यों बनाया मैंने। ऐसे ही जो ध्वनि तरंगे हो ना, ये तो मैंने ध्वनि तरंगों का कॉन्सेप्ट समझाया तुम्हें, ध्वनि तरंगों का आया समझ में। ये ध्वनि तरंगे हो, कहीं भी एक नंबर में पेपर में लगाने को आ जाएगा, कहीं भी पेपर में गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने जाओगे, ऐसे पूछ लोगे बताओ ध्वनि तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे हो, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं ना। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे, लेकिन प्रकाश तरंगे पर जो है ना वो अनुप्रस्थ तरंगे। आइए समझेंगे हो क्या क्या बनाए, घबराओ मत बिल्कुल। पहले ये बताओ ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही कि इस समय ऐसे क्यों बनाया। अब हम प्रकाश तरंगों के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश तरंगों के अंदर क्या क्या समझने वाले हैं। तो प्रकाश तरंगे ऐसे संचरित होती है, बिल्कुल ऐसे संचरित होती है और ऐसे चलना स्टार्ट करती है प्रकाश तरंगे। बिल्कुल समझ में आया बात, ये प्रकाश तरंगे। तो प्रकाश तरंगे ना जब जिस स्थान से चलती है, जिस स्थान से जब चलती है, मानो ये मूल बिंदु हमारा, और जैसे प्रकाश तरंग चलना ऐसा करा, अधिकतम यहाँ तक तो पहुंची है, इस तो ऊपर तो नहीं गई, अधिकतम यहीं तक तो पहुंची है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम शिखर है इसका, वो अधिकतम जो ऊंचाई है ना इसकी, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आयाम। प्रकाश तरंगों की जो अधिकतम ऊंचाई हो ना उसे हम प्रकाश तरंगों का आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। प्रकाश तरंगों की बात बता रहा हूँ, प्रकाश जो तरंगे हो ना, तरंगों का मैं कह रहा हूँ, प्रकाश तरंगे हो ना जो उनकी जो अधिकतम ऊंचाई हो उसे हम आयाम कहते हैं, और आयाम को ए से लिखते हैं, बड़े वाले थे नहीं छोटे वाले ए से। आया समझ में, ए का मतलब एम्पलीट्यूड। तो पहले हेडिंग आई है हमारी जो नोट्स में लिखी हुई वो आयाम ही। आया समझ में, तुम खुद ही लिख सकते हो, प्रकाश तरंगों की जो अधिकतम ऊंचाई को प्रकाश तरंगों का आयाम कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में। तो आयाम ऊपर भी होगा, आयाम नीचे भी होगा, बस दिक्कत क्या होगी, नीचे आयाम जो होगा वो निगेटिव होगा। आया समझ, ऊपर जो आयाम होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा।
ये बात बता दो, समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? आयाम तो फिर इसमें भी होगा, हाँ इसमें भी होगा। तो आयाम एक प्रकार की वो ऊंचाई है, उसके ऊपर प्रकाश की तरंग जा नहीं पाई। आया समझ में? अधिकतम ऊंचाई को, जो अधिकतम ऊंचाई प्रकाश तरंगों की अधिकतम ऊंचाई को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, विच इज डिनोट बाय ए, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये बात बताओ, समझ आएगी? प्रकाश तरंगों की अधिकतम ऊंचाई को आयाम कहते हैं। इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत? तो माध्यम के अंदर जो प्रकाश तरंग है ना, उसके अंदर बहुत सारे कण होंगे, तो कण चलते हैं प्रकाश तरंग के अंदर। तो जो कण का अधिकतम विस्थापन है, इसे हम अधिकतम विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन एक प्रकार की दूरी हो, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम, इस तो ज्यादा तो नहीं जा सकता ना। अधिकतम विस्थापन एक प्रकार का अधिकतम विस्थापन है। किसका? कण का। कण कह दो या तरंग का। तरंग का जो अधिकतम विस्थापन हो वही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड। याद रहेगी बात ये। अगली बार मैं आयाम आयाम चिल्लाऊंगा तो फिर तुम जो नहीं कहेंगे आयाम क्या बुलाए? प्रकाश तरंगों की अधिकतम ऊंचाई भाई क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। दूसरे नंबर पर अगली हेडिंग, ये तो आयाम हुआ। अब आयाम के बाद आवर्त काल। कौन सा काल? आवर्त काल। ऐसे इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। नोट्स में सब लिखा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। याद रहेगी बात ये, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम समझेंगे कि आवर्त काल क्या हो। आवर्त काल, अब तुम्हारा नंबर आने वाला हो रहा है। आवर्त काल मैं पूछूंगा तुमसे आयाम क्या हो? गुरुजी आपने बताया जो प्रकाश तरंग के हो ना, उनकी जो अधिकतम विस्थापन हो, अधिकतम विस्थापन बोल लो, अधिकतम दूरी कह दो या अधिकतम विस्थापन कह दो, वही क्या कहलाता है? आयाम। किसका? प्रकाश तरंगों का। दैट्स ऑल, फिनिश। उसके बाद आवर्त काल। आवर्त काल को विच इज डिनोट बाय टी, इसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड, इसे आवर्त काल बोलते हैं। जो प्रकाश तरंगे जब चलती है ना, उसका आधा चक्कर यहाँ कंप्लीट हुआ, एक चक्कर जाकर यहाँ कंप्लीट हुआ। इस समय इस एक चक्कर कंप्लीट करने में प्रकाश तरंग को जितना भी समय लगता हो वही आवर्त काल कहलाता है। एक तरंग जो एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल बोलते हैं, एक साइकिलिक, एक साइकिलिक कंप्लीट करने में तरंग को जितना भी समय लगता होगा हम बोलते हैं आवर्त काल। एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, लगा। ये बात बताओ, समझ में आई? दो चीज समझ में आई? पूछूंगा तुमसे, बताओ कि बेटे बताओ कि जो आवर्तकाल किसे कहते हैं और जो आवर्तकाल किसे कहते हैं, आयाम किसे कहते हैं? गुरुजी एक जो हो ना, एक तरंग हो, प्रकाश तरंग, उससे एक चक्कर कंप्लीट करने में, आधा चक्कर यहाँ कंप्लीट हुआ, आया समझ में, और पूरा चक्कर यहाँ कंप्लीट हुआ, तो तरंग को पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जितना भी समय लगता होगा वही आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है? तक आगे चलो। तीसरे नंबर पर हम चलते हैं, सब नोट्स में लिखा हुआ, ठीक। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या बोला, इसे समझ लो। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन कुछ किताबों में से न्यू से भी डिनोट करते हैं। इसका नाम न्यू है, ग्रीक अक्षर है, ग्रीक अक्षर न्यू, वी है, उसका डंडा से पढ़ खींचते, इसका नाम न्यू हो। इसे हम न्यू से ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, समझ लो। मैं पूछूंगा तुमसे, बताओ कि आवृत्ति किसे कहते हैं? गुरुजी जो तरंग हो ना, एक सेकंड में कितने कंपन करती है, वही उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। और वो बात मैंने तुम्हें समझाया भी। बताओ इसकी आवृत्ति कितनी होगी? 1 2 3 4, तो इसकी आवृत्ति 4 होगी। कितनी होगी? आया समझ में? तो उसके बाद इसकी आवृत्ति बताओ, 1 2 3 4 5, आया समझ में? अब वो जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था कोई, आया समझ में? तो ऐसे करके चल देते, नहीं चल देती मैं, और फ्रीक्वेंसी आ गई उसके अंदर, आवृत्ति आ चुकी उसके अंदर। गिनो कर बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह की आवृत्ति कितनी होगी? 16 होगी। पता लग गया तुम्हें? कोई दिक्कत तो नहीं है तक? यही हो फ्रीक्वेंसी। आसान, इस आसान और सरल भाषा में कभी समझाया नहीं जा सकता। समझ में आया? तो फिर आवृत्ति पता लग चुकी, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके। या पूछूंगा तुमसे, क्या हो आवृत्ति? एक सेकंड में कोई तरंग जितना भी कंपन करती होगी वही उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। बात समझ में आई? एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना भी तरंग को समय लगता होगा ना, वो इसका आवर्तकाल कहलाता है। समझ में आई बात? या प्रकाश तरंगों के अंदर जो कण हो ना, किसी माध्यम के अंदर प्रकाश तरंगों के जो कण हो, उनके द्वारा जो अधिकतम विस्थापन त्याग किया जाता उसे आवर्तकाल आयाम कहते हैं, तरंगों का आयाम कहते हैं। आयाम, ये बात बता दो, समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत? अब तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या बोला सुन लो। जो ऊपर जो स्थान ऊपर चला गया ना, आज इसे हम बोलते हैं सरंग, और जो गहरे में चला गया ना इसे बोलते हैं गरत। ये सरंग, ये पहला सरंग, ये दूसरा सरंग। तो पहला सरंग और दूसरा सरंग, पहला सरंग और दूसरा सरंग, इनके जो बीच की दूरी हो ना, यह कहलाती है तरंग दैर्ध्य। न्यूनतम दूरी हो, देखो न्यूनतम दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। पहला सरंग और दूसरा सरंग, सरंग बोलते हैं सर, सरंग। इसको क्या बोलते हैं? गरत। दुनिया में सबसे गहरा गरत बताओ? गरत का मतलब गड्ढा। दुनिया में सबसे गहरा गरत बताओ कहाँ से? प्रशांत महासागर में 11.2 किलोमीटर। पृथ्वी पर उससे बड़ा कोई गड्ढा नहीं है, मेरियाना ट्रंच के नाम से जाना जाओ, उससे बड़ा कोई गड्ढा नहीं है पृथ्वी पर। 11.2 किलोमीटर गहरे का गड्ढा हो पृथ्वी में।
कि बताओ तुम तरंग समझ में आया क्या? इस तरंग समझ में आया क्या? दो तरंगों के बीच की जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, वह क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य है, लेंथ। पता लग चुका? तो यहाँ भी तरंग दैर्ध्य होगी फिर तो। हाँ जी गुरुजी, यहाँ भी तरंग दैर्ध्य होगी। ये न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य। हालांकि चैप्टर में जरूरत नहीं पढ़ने की तुम्हें, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बताया कि तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो तरंग दैर्ध्य पूछे तुमसे, ऐसे बता सकते हो तुम, माध्यम के अंदर ना जो प्रकाश तरंगे जो गति कर रही हो, किसी माध्यम के अंदर प्रकाश तरंगे जो गति कर रही हो, उसमें पहले तरंग और दूसरे तरंग के बीच की जो दूरी हो उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आसान भाषा में समझाना है कि लाइन में, न्यूनतम दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आया समझ? न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? कितनी बातें होगी? 4। 5 ही बातें समझो, 5 ही बातें। 5 ही बातें हम समझेंगे कि कला क्या हो, ये क्या बला, ये क्या कला हो। ठीक, तो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तरंगे, ठीक, ध्यान से सुन लेना, ये तरंगी जितने कोण पे जाती है ना उसे हम कला बोल रहे हैं। जितने कोण पे जाती है उसे क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। आसान भाषा में इसे इस तरह समझा जा सकता। तो कला एक प्रकार का कोण ही हो। कुछ कला की जब बात करेंगे ना तो कला एक प्रकार का क्या हो? कोण ही हो। ये आगे समझेंगे कोण हो कौन सा हो। बस इतनी बात याद रख लो कि कला एक प्रकार का क्या हो? कोण ही हो। जहाँ कला की बात कर रहे हैं ना कि माध्यम इतने इनके बीच में इतनी कला, इतने इनके बीच में इतना कलांतर, तो कलांतर मतलब एक प्रकार का कोण ही होगा। वो होगा कहाँ, वो बता दूंगा। आया समझ? कितने पॉइंट हो गए? तो कला एक प्रकार का क्या होगा? कोण होगा। यह बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? अब जो तरंग हो, पहले इतने एक काम करो, 1 2 3 4 5 और ये सारा पोर्शन अपनी रूप में नोट करो। अच्छा ये बताओ, गणित की खूबसूरती हो, पता किसी गणित की क्या खूबसूरती हो? गणित में अगर हमने ये बना दिया ना, इसका चित्र हो, जो प्रत्येक चित्र के समीकरण हो, गणित की खूबसूरती हो यार। आया समझ में? गणित में बनाओगे ना इसका भी समीकरण भाई, अब बात दिक्कत यह कि हमें पता नहीं हो। आया समझ में आया? क्यों भाई? इसका भी समीकरण होगा। क्षेत्रफल हो उसका a² वर्ग का क्षेत्रफल नहीं होता है। हर चीज का समीकरण हो, वर्ग का, सब प्रत्येक चित्र का समीकरण हो। इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। गणित की खूबसूरती हो, गणित में प्रत्येक चीज का क्या हो? समीकरण। उसमें समीकरण के जरिए हम अपनी बात को समझा सकते हैं। ये आसान नहीं हो, ये मैथमेटिक्स में खूबी हो। यही बात पूछूंगा, क्या बताया आपने? इतनी बात बताई, गणित में एक खूबी हो, उसमें प्रत्येक चित्र का एक समीकरण हो। बस इतनी बात बताइए आपने, तो यही तो बात बतानी है मुझे, और क्या चाहिए मुझे? समझ में आया? ठीक, एक तरंग आ रही है, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से बाबू। एक तरंग है, पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया इसने। यहाँ तक का एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ तक का माइनस वाला एम्पलीट्यूड होगा इसका, कोई दिक्कत है? यहाँ तक, यहाँ 0 होगी, यहाँ क्या होगा? t होगा। t का मतलब यहाँ तक का समय लग रहा होगा सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर एक और कंप्लीट हो जाता तो यहाँ तक की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती। ये सरंग, ये गलत है, बुझरी बात यार। एक तरंग और ले लो, इस तरंग का जो हमने विस्थापन मान लिया, विस्थापन, इस तरंग ने जितनी दूरी तय करी उसे हम विस्थापन बोलते हैं, उसे हमने मान लिया y1। दूसरी तरंग भी होगी, एक और तरंग हो गया, तो यहाँ इसे हम a1 मान लो। चलो इसे मान लोगे तो इसे मानना पड़ेगा तुम्हें a2। यहाँ तक का आयाम a1, यहाँ कितना बैठेगा? a2। आया समझ में? इसे a1 मान लोगे तो इसे क्या मानना पड़ेगा? a2 मानना पड़ेगा, वो भी कहेंगे माइनस के। ये बात बताओ, समझ में नहीं है? वो दिक्कत आता है। मैं कहने लगूँ तुम्हें कि ये तो पहली तरंग, ये दूसरी तरंग, ये दोनों तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही। अध्यारोपित मतलब रखी जा रही ठाक। जब रखी जाएगी तो a1 में a2 जुड़ नहीं जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो ये तरंग ना खा पी कर तकड़ी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इस तरंग का जो विस्थापन है, इस वाली तरंग का, उसका विस्थापन हमने मान लिया y2। यानी इस तरंग जो दूरी तय करी वो y1, इस तरंग जो दूरी तय करी वो y2 है। इतना तो याद रख सको, जितना बताया जाता ना, ताकि तुम्हारा काम चल जाए। विशेषज्ञ थोड़ा ही बनना, ऐसा विशेषज्ञ बनना तो फिर बाद में बढ़ लियो, पीएचडी करियो की दिक्कत हो रही। इतना तो याद रख लोगे कि बताओ पहली तरंग का विस्थापन कितना? gy1। दूसरी तरंग का विस्थापन कितना? gy2। यो क्या है? एम्पलीट्यूड। यो क्या है? एम्पलीट्यूड किसका? वेव का, तरंग का। अच्छा, तो उसके बाद क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। y1 में जब y2 जोड़ेंगे ना तो चित्र ऐसा दिखाई देगा। देखो चित्र ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये बड़ा होगा, देखो चित्र, पता लग गया बड़ा क्यों हुआ? इसका मतलब यहाँ तक यहाँ तक की दूरी पता कितनी होगी? बताया a1 + a2। बुझ गई बात यार, समझ गए? ठीक, या भी इतनी बैठती है a1 + a2, बस वो माइनस तो दिशा को प्रदर्शित करा के नीचे दूरिया, एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ तक किया, समय भी इतना ही लगेगा, क्या दिक्कत हो रही है? इसका मतलब ये दोनों तरंगें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो चुकी, रखी गई हैं। इसे हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। सुपरपोजिशन, दो तरंग, दो वेव एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी, ऐसे रखी गई। तो इसका जो
विस्थापन होगा, इसकी दूरी को हमने y मान लिया, तो जो y होगा ना, जो y का मान होगा, तो y बराबर पता क्या होगा, y1 प्लस के y2 होगा। y बराबर क्या होगा, y1 प्लस के y2। दोबारा फिर समझ लो अच्छी तरीके से, मैं क्या पूछूं, जितना पूछूंगा जितना मैं बताऊंगा ना, इतना मुझे लौट कर बता रहा। आया समझ में? बस मेरी आवाज का मुझे परिवर्तन चाहिए, कर दो मेरी आवाज का परिवर्तन, बस इतना ही। आया समझ में? मैंने कहा ना तुम बेवकूफ हो, तो मुझे नहीं कहना तुम बेवकूफ हो। आया समझ में? ठीक, नहीं तो चट लगा गाल में, इतना परिवर्तन नहीं करना, कहना हम बेवकूफ हो। ठीक है, चलो तुम बेवकूफ हो, तू ही बेवकूफ है, सारी गाड़ी बैठ से उन्होंने तो कहा हम बेवकूफ है, गाड़ी तू ही बेवकूफ है। तो मेरी आवाज का मुझे परिवर्तन चाहिए। ठीक, ये पहली तरंग होगी, ये उसका विस्थापन होगा, ये दूसरी तरंग होगी, ये उसका विस्थापन होगा। ये दोनों जो हकीकत जो तरंग, पहली तरंग को दूसरे के ऊपर रख दिया, तो जब रख देंगे ना इसमें जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा a1 प्लस a2 हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। ठीक, ये कोई माध्यम, किसी माध्यम के अंदर तरंग संचरित हो रही, चल रही है, माध्यम के अंदर तरंग संचरित हो रही है, चल रही है। चलना, हम आसान भाषा में चलना क्या है, संचरित होना क्या है, ऐसा समझ में कि माध्यम के अंदर ना कोई माध्यम होगा, माध्यम हो क्या है, वायु हो, कांच हो, जल हो, पानी हो, इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं तो चल रही जो प्रकाशीय किरणें, तो बस ठीक है, फिर ये सुपरपोजिशन हो जाएगा, y1 बराबर y1 प्लस के y2 हो जाएगा। लेकिन कहते हैं लोग, बताते हैं कि जो y1 का मान हो ना, जो पहले तरंग हो, मान लो जो पहली तरंग उसका जो आयाम, दो तरंग है, पहली तरंग का जो विस्थापन हो वो y1 बराबर, ऐसे लिखना, तो y1 बराबर a साइन, मैंने कहा प्रत्येक तरंग का एक समीकरण हो, y1 बराबर a1 लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि पहली तरंग का ये हो ना, साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा बता रखा इसके बारे में पहले, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, इसका बैठेगा y1 बराबर, इस तरंग को थोड़ा पीछे तो बना लेंगे। ठीक, y1 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई, ये फाई है ना, इसे बोलते हैं कलांतर, या कला भी बोल सकते हैं सर। फाई टी, यो डब्ल्यू टी प्लस के फाई, इन दोनों में कितने का अंतर, इससे कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, फाई, यही कलांतर है, इसे कौन बोलते हैं, इसे हम समझेंगे अगर, डोंट वरी। पहले यूँ बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं है, मैं पूछूंगा पहली तरंग का समीकरण क्या होगा, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, दूसरे क्या होगा, y2 बराबर, y2 लिखना है यहाँ से, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई। अगर वहाँ हमने y1 में y2 जोड़ा, तो जो सुपर पोजिशन आएगा, y बराबर आ जाएगा y1 प्लस के y2, और y1 प्लस के y2 आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा, y1 का मान कितना, y1 का मान a1 साइन ओमेगा टी प्लस के कितना बैठेगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई। इतना ही याद रखना, इतना ही लिखना। अभी नोट्स में, पेपर में क्या सवाल आएगा वो सब बताऊंगा मैं, इसमें तो कुछ नहीं आने वाला है, सारी छोटी छोटी बातें यूज होगी। इसे कहते हैं चुग्गा। आया समझ, चुग्गा डाले जा रहा तो वो क्वेश्चन के लिए, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया? ओके, चले, पता लगा क्या हो रहा है। ठीक, ये सारी बातें याद रखनी, जो 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 बताया गया। गुरुजी आपने बताया यह पहली तरंग थी या दूसरी तरंग थी, एक तरंग को दूसरी तरंग के ऊपर अध्यारोपित कर दिया, इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यंग का अध्यारोपण का सिद्धांत, यंग का अध्यारोपण, रोपण। अच्छा, एक और रोपण, पता किसी को रोपण कहाँ पड़ता? रोपण पंजाब के अंदर पड़ता। आया समझ में? बेस्ट नंबर का 80, टॉप नंबर का 80 रोपड़। समझ में आई बात? या पंजाब के डायरेक्ट बराबर में पड़ता, उसके बाद पाकिस्तान है। जाने का मौका मिले तो घूमना कभी। यंग का अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण पाकिस्तान क्या करा जाएगा? हिंदुस्तान में घूमने जा रहा तेरे को। यंग का अध्यारोपण सिद्धांत याद आई ये बात? या तो यंग का अध्यारोपण, ये सुन लो, यंग का अध्यारोपण सिद्धांत। तो यंग का अध्यारोपण सिद्धांत यही, यंग का अध्यारोपण सिद्धांत, पहली तरंग दूसरी तरंग के ऊपर उठाकर अध्यारोपित कर दो तो तरंग ऐसी दिखाई देगी। जब ऐसी दिखाई देगी तो y बराबर y1 प्लस के y2 होगा। जब y1 बराबर y1 प्लस के y2 होगा, इसे यंग का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। आसान भाषा में पेपर में का यंग का अध्यारोपण सिद्धांत लिखिए, वो जमाने चले गए। आया समझ में? इतना आसान नहीं पूछता हो, ये तो मैं पढ़ाता भी नहीं फिर, लेकिन कॉपी में सब लिखा हुआ नोट्स में। आया समझ में? कहाँ तो पेपर में सवाल आगो सब पता मुझे, ये कभी नहीं पूछने का यंग का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, क्योंकि तुम्हें समझ ना हो क्या है। कोई तुमसे पूछो यंग का अध्यारोपण सिद्धांत क्या हो, या पहली तरंग थी या दूसरी तरंग थी, ठहर इसके ऊपर रख दिया यो अध्यारोपित हो। आया समझ में? ये मेरी एक हथेली आ रही, एक हथेली आ रही, इसे उठाया इसके ऊपर टेक दिया, इसे बोलते हैं अध्यारोपित। आकार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब तुम A1 प्लस A2 कहा था, A1 प्लस A2
समझ में आ बात? या इस बोतल को देख रहे हैं? क्या हो रहा, क्या हो रहा? जब मैं हवा अंदर को खींच रहा था ऐसा समझ में, तो ये अंदर साइड से पिचक नहीं रही थी यार। क्यों पिचक रही थी यार? भैया तो ये पता फिजिक्स लग रहा है इसके पीछे। मुझे फिजिक्स क्या आंसर लग रहा है इसके पीछे? क्या फिजिक्स काम कर रहा है इसके पीछे? बता सकते हो कौन सा फिजिक्स काम कर रहा है इसके पीछे? कक्षा 9 का कॉन्सेप्ट है वो। अभी तो कक्षा 9 में पढ़े होते, फिर यहाँ होते नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते बेचारे। पहले नहीं बताओ, चित्र बनाने ये उतार लेगा तुम ना, नोट कर लो। यंग का अध्यारोपण सिद्धांत यूज करोगे इस बात को यहाँ। यंग हेडिंग बनाओ, यंग का अध्यारोपण सिद्धांत, ये चित्र बनाओ, ये चित्र बनाओ, ये चित्र बनाओ, फिर ये लिखो। तो बात हेडिंग बनाओ, यंग का अध्यारोपण सिद्धांत, ये चित्र, ये चित्र, ये, और फिर लिखना। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई? तुम अब इंटरफेरेंस समझेंगे, व्यतिकरण क्या हो? कौन सा फेरेंस? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस समझेंगे किसका? वेव का। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण समझेंगे, पेपर में हुआ। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? आए समझ में? तो व्यतिकरण समझेंगे। व्यतिकरण हो क्या? बहुत आसान, बहुत आसान, सबकी समझ में आएगा। चाइनीज की समझ में आएगा, देख लो। जो भारत के नहीं है ना उसकी समझ में जाएगा, जो भारत के नहीं है उनके समझ में जाएगा। इसका मतलब कहाँ के? फिर में भारत के नहीं है तो पाकिस्तान के होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो सभी इंसान ही होगा। इस दुनिया में आया हुआ है प्रत्येक इंसान पहले ना सीमाएं बाद में निर्धारित हो। पहले हो मनुष्य। सही बात है गलत बात है? पहले वो क्या है? मनुष्य। सीमाएं हमने नहीं बनाई, सीमाएं हमने बनाई चलो आ जाओ समझो। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण क्या हो? व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या भला समझ लो क्या हो? इंटरफेरेंस क्या हो? एक इंटरफेरेंस हो, एक इंटरफेयर हो। तो इंटरफेयर को लोग छोड़ दो, इंटरफेयर समझ गए ना तुम? ऐसा घर घर में डायलॉग हो नहीं, यूनिवर्सल डायलॉग। लड़का होगा अपने तो मतलब रख, ठीक है, अपने आप ध्यान दे, ठीक है, अपनी जिंदगी में चल रही, अपनी जिंदगी में चल रही रिक्शा मुझे दे रहा शिक्षा। ये बात हो घर में। अगर दो बहनें होंगी ना आपस में, मेरे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं खुद देख लूंगी, ऐसा समझ। ये लड़की की खास बात है, लड़कियों की। मेरी जिंदगी मेरी खराब होगी, तेरी थोड़ा ही खराब होगी। ये डायलॉग हो लड़कियों का, ठीक। अब लड़का क्या डायलॉग हो? अगर घर में लड़का बड़ा होगा तो फिर तो उसकी बहन पक्का कंट्रोल कर कर आएगी। अगर बहन बड़ी होगी ना, अपने तो मतलब तू अभी चिंटू बनकर आ। लड़की ओ चिंटू इधर देख ला, ये घर में रोक चलाए जा, इस तरह मानना जा। दूसरे नंबर पर अगर लड़का बड़ा हुआ, आया समझ में, ठीक। अब मैं जैसा क्रूर और निर्दयी हुआ क्रूर हुआ तो वो भी किसी की नहीं सुनता, आया समझ में। ये जो इंटर मामले में इंटरफेयर कर नहीं कर, मैंने कहा चप्पल ऐसी बजेगी ना, याद रखोगे, पड़ोसी भी छुटा नहीं आना के। तो ये मामला मुंह लगाया भाड़ में। इतनी बात बताओ तो समझ में आई नहीं आई? तो इंटरफेयर नहीं पढ़ना, इंटरफेरेंस पढ़ना। क्यों लक्ष्मी? सही बात है गलत बात है? चलो आगे चलते हैं, कुछ नहीं बोलना, घर नहीं पता नहीं क्या बोल रहा अभी मेरे बारे में। इधर देखो, आ जाओ, देखो 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 देखो, समझो आराम से समझना, प्यार के साथ। 2 ही बार बोल लूंगा एक लाइन को, फिर सुनना चाहूंगा तुरंत, ठीक। ध्यान से देखना कि क्या समझाया गुरुजी। आप समझा रहे व्यतिकरण क्या हो? व्यतिकरण, इसमें चित्र को हटाना चाह रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है इस चित्र को बनाने का। परिभाषा ही बहुत पढ़ ली। अब अभिलाषा देखो। अच्छा, अभिलाषा का मतलब बताओ हिंदी में क्या हो अर्थ? अभिलाषा का मतलब इच्छाएं। और गौतम बुद्ध कहते हैं अपने 8 सिद्धांतों के अनुसार कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती मनुष्य की। आया समझ में? अभी तुम्हारी इच्छा 12वीं पास कर लो, 12वीं के बाद इच्छा होगी नौकरी मिल जा, और नौकरी मिलने सुंदर सी बीवी हो, आया समझ में। फिर इच्छा होगी बच्चों की, फिर इच्छा होगी पता किसकी? बच्चों को पढ़ा दिया जा। फिर पता इच्छा किसकी होगी? बस बच्चे कामयाब हो जा। तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। किसी गौतम बुद्ध वाले तो मिलोगे तुम, तो वे गौतम बुद्ध वाले की सिस्टम ये, गौतम बुद्ध वाले ऐसे हो पता, आसपास तुम्हें लिफाफा पहन कर रखते हैं। लिफाफा समझते क्या? साइड से पहन कर रखते हो, उसे लिफाफा बोलता हूँ। ओ
और ज्ञान पता कैसे देंगे? इस दुनिया में ना दुख ही दुख। पहला सिद्धांत उनका 8 सिद्धांत उनके, इस दुनिया में दुख ही दुख। पहला सिद्धांत में लिखा हुआ 8 सिद्धांत अष्टांगिक मार्ग बताया उन्होंने जीवन को चलाने के लिए। पहले दुनिया में दुख ही दुख। उसने कहा किसी की शादी से क्या दुख? उन्होंने कह रहे ये भी दुख है। उन्होंने कहा शादी क्यों हुई? शादी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने पहले जबरदस्त तरीके से मेहनत करी तो दुख नहीं हुआ होगा उसे, इसलिए उसकी शादी हुई। ऐसा समझ। यू कह रहा है कोई इंसान बहुत खुश है, कह रहा है उस खुशी की प्राप्ति के लिए उन्होंने पहले दुख झेलने होंगे तब सुख आया। तो जो गौतम बुद्ध वाले दिखाई देंगे ना तुम्हें सारे के सारे, वे दिखाई देंगे कि सबसे पहले क्या है दुख। उन्होंने उनको हो जाए बोर। एक हो चार वाक पता ये धर्म के अंदर 4 वाक ऐसा इंसान, खाओ पियो मौज करो ऐसे लो सुखी सुख। एक कहानी का नाम बता रहा हूँ, जीवन काल में पर कभी पढ़ने का मौका मिला, कहानी उपन्यास, उसका नाम है दिव्या। इतनी मस्त स्टोरी, मुझे 7 घंटे लगे उसे पढ़ने में, पूरी किताब। इतनी मस्त स्टोरी, टाइम लगाकर कभी जरूर पढ़ना, जीवन जीना सीख जाओगे। दिव्या नाम का उपन्यास, उपन्यास एक नोवेल है दिव्या। दिव्या लड़की के नाम हो, खबर हो ना। हाँ बड़ी मस्त कहानी यार, गजब की कहानी। कल मैंने पूरा दिन इसमें बिताया। चलो पॉइंट पा जाओ, बहुत इंटरफेयर होगा। ठीक है, अब इंटर अफेयर चलेगा। जो देखो वैतीकरण क्या हो, वैतीकरण क्या हो, पेपर में आया हुआ वैतीकरण क्या हो, प्रकाश तरंगों के वैतीकरण से आप क्या समझते हैं, पेपर में सवाल है। वैतीकरण, वैतीकरण हर चीज इंग्लिश में लिखे करो। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यहां तक तो समझ में आई होगी, इसके बाद समझ में आई होगी ना। ठीक है, तो वैतीकरण हुआ। तो वैतीकरण हो क्या है, अब देखो 2 तरंगे कितनी एक साथ चल रही, एक ही दिशा में चल रही। पहली तरंग अंतर से दिख रहा कुछ, ऐसा लग रहा है सदरंग सी मार गई हो। अच्छा, ऐसा पोलियो सा लग गया होगा। पोलियो का पहला केस आया पाकिस्तान में। पोलियो खत्म हो गया ना पूरी दुनिया में, पोलियो का पहला केस पाकिस्तान में आया। बधाई हो, पाकिस्तान को पोलियो मार गया। इधर देखो, सुन लो, ये ओ होगा, यहाँ भी ओ होगा। उसके बाद भारत पोलियो मुक्त, भारत में कोई पोलियो का मरीज नहीं है एक भी। वायरस था पोलियो एक प्रकार का खतरनाक। चलिए हाँ देख लो, एक तरंग आ रही, एक तरंग आ रही, 2 तरंगे, 2 तरंगे, दो तरंगे एक साथ चल रही, एक साथ यहीं से बिल्कुल मूल बिंदु से एक ही दिशा में चल रही। सारी बात सुनूंगा क्या बताया, व्यतिकरण समझा रहा हूं। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण पेपर में आया हुआ। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं? ठीक, तो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या अंडरस्टैंडिंग करते हैं या समझते हैं, तो आपको बताना क्या समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जब 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चल रही हो, फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं संचरित हो रही हो। बात समझ में आई? एक साथ चल रही, एक ही दिशा में चल रही, समान कला में चल रही। समान कलामर, कौन सी कलाम? समान कलाम, कंपन कर रही, चल रही कंपन कर रही, आया समझ में? कंपित हो रही हो, चल रही हो, तब आया समझ में? जिन बिंदुओं पर, यही बिंदु होगा, यहाँ भी बिंदु होगा, जिन बिंदुओं पर कुछ बिंदु ऐसे होंगे वहां प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पर आयाम जो होगा A1 प्लस के क्या होगा A2, और जब आयाम ज्यादा हो ना तो वहां तीव्रता भी ज्यादा होगा। अच्छा तीव्रता क्या भला है, तीव्रता समझाओ, तीव्रता क्या होगा? एक ट्यूबलाइट है, इसकी जगह बल्ब लगाता तो किसका चंदा ज्यादा होता? ट्यूबलाइट का, बल्ब का? ट्यूबलाइट का। तो ट्यूबलाइट की तीव्रता ज्यादा, तो ज्यादा चमकता होगा ना, उसकी तीव्रता ज्यादा हो। और समझ में आया बात क्या? और कोई कम चमकता होगा तो उसकी तीव्रता क्या होगी? एक शादी में चले गए तुम भी वहीं खड़े हुए, मैं भी वहीं खड़ा हुआ, आए समझ में? तो तुम्हारी बहुत सारे लोग खड़े हुए वहां से, तुम्हारी सबसे पहले किस पर नजर जाएगी? हलवा कौन सा बोल रहा है वो? जागी नहीं जागी अंदर तो किसकी तीव्रता ज्यादा? अच्छा मैं चमक रहा था क्या? अच्छा वो चली जा नजर, कभी कोई नोट कर रहा हो फिर वहां देख अड्डे पर हवेली पर देखा जाए तो ये चीजें को चल रही, देखो कोई गलती तो नहीं कर रहा है ना, कोई गलती नहीं, ठीक है सही चल रहा है मामला। ऐसा ही बातों को है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं तीव्रता। किसी चीज का ज्यादा चमकना तीव्रता कहलाता है। तिर यानी है तीव्रता हो, वो गाँव में चले परिभाषा।
जो पड़ोस की महिला है ना, ऐसी ऐसी परिभाषाएं गढ़ देती है, किताबें ढूंढने में नहीं मिलती। एक दिन तो मैं गाली ढूंढता रहेगा, मैं यहाँ मिलेगी, इंटरनेट पर सर्च करी, उत्तर ही नहीं मिल रहा उसका। ऐसी गाली थी, मैं बोल के भी नहीं बता सकता। ऐसे ऐसे गालियाँ दी मैंने। चुप हो जाओ, गाली बनाई गांधी। सैपो की मात्रा अग अर्थ हो बोलना नहीं, कैसी कैसी गाली दी बस। चुप हो जाओ, इसका अर्थ ढूंढना है मैं। फिर मुझे वहां से निकल गया शोक। शोक का मतलब वो दुख। अरे ये तो कुछ और ही बोल रहा। चुप, सुन लो। A1 प्लस के लक्ष्मी आज देखा क्या, तो A1 प्लस के A2 हुआ। तो ये कुछ जब दो तरंगे ना एक साथ एक ही दिशा में चल रही हो, दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हो, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम पाए जाते हैं। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम पाए जाते हैं। यहां प्रकाश की तीव्रता, ये बिंदु ऐसा, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता वह आयाम अधिकतम होता है। अधिकतम तो ये समझ जाओ, वहां जो व्यतिकरण होगा अधिकतम होता है और कुछ बिंदु पर न्यूनतम होता है। प्रकाश की तीव्रता और आयाम, प्रकाश की तीव्रता और आयाम, आसाराम नहीं आयो, आयाम ठीक। प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम होता है, न्यूनतम। समझ में आया बात ये, ठीक। इसे तमीज से याद कर लियो, नहीं तो फिर जब मैं सुनूंगा ना फिर झांसाराम दिखाई देगा। ये बताओ यहां तक, तो प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश आयाम, प्रकाश की तीव्रता और आयाम, जहां प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम हो, जहां प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम हो, तो कुछ जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चल रही हो, तो कुछ बिंदुओं पर, कुछ बिंदु ऐसे होंगे वहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम पाई जाएगी, प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम पाया जाएगा। कुछ बिंदु ऐसे होंगे वहां प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम पाया जाएगा। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। बात बताओ, पेपर में लिख दोगे नहीं लिख दोगे? अगर ये बात दिखनी सीख गए ना तुम, आगे का सारा खुद समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि व्यतिकरण भी दो प्रकार का हो। पहले यूँ बता दो मुझे कि जो व्यतिकरण अगर लिखने को दिया जाता मैं पेपर पर, व्यतिकरण 2 नंबर में आया लिखने को कि व्यतिकरण बताइए, व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये लिखना था, जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में समान कला में संचरित हो रही हो, समान कला में संचरित हो रही है। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो तरंगे एक साथ समान आवर्ती की दो तरंगे, इनकी आवर्ती समान, देखो 1 2 1 2 है नहीं, दोनों की आवर्ती समान, ऐसे लिखोगे, जब दो समान आवर्ती की तरंगे एक साथ एक ही दिशा में समान कला में कंपन कर रही हो या चल रही हो, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम अधिकतम पाए जाते हैं तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम न्यूनतम पाए जाते हैं। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। बात बुझ गया? बात बुझी नहीं बुझिया? कोई दिक्कत? अगर बता लिखना हो बता दोगे मुझे भी, लास्ट बार बता रहा हूँ। इस समानावर्ती की तरंगे नहीं है, एक साथ नहीं चल रही, समान कला में नहीं चल रही, तो कुछ बिंदु ऐसे होंगे इन तरंगों, यहाँ कुछ बिंदु ऐसे होंगे वहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व आयाम भी अधिकतम पाया जाएगा। और कुछ इन तरंगों पर ना कुछ बिंदु ऐसे होंगे, तरंगों पर कुछ बिंदु ऐसे होंगे वहां प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम पाया जाएगा। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? बोल दोगे? अब मैं तुम्हारी जगह होता, इस क्वेश्चन को पेपर में प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? समझ में ये बात या? और व्यतिकरण कितने प्रकार का हो ये भी समझेंगे हम। तो मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे लिखता, पहले दोनों चित्र बनाता और ऐसा करके लिखता चला जाता, ऐसा करके, और फिर इतनी सुरीली आवाज में लिखता, हेडिंग बनाता, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, और इंग्लिश में इंटरफेरेंस ऑफ वेव, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे लिखता, जब दो तरंगे एक साथ, ऐसे लिखता, जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक समान कला में, समान आवर्ती की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित समान कला में कंपन कर रही हो, तब कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम न्यूनतम पाए जाते हैं। यह पूरी घटना इंटरफेरेंस या व्यतिकरण कहलाती है। ओके? तो मैंने तो ऐसे लिख दिया, अब तुम मुझे बताओ तुम कैसे लिखोगे? खड़ी हो, मैंने कौन सा बुरा कर्म कर दिया आज? मेरे पीछे पड़ गया दो। बता। समान आवर्ती में जब किसी माध्यम में समान आवर्ती की दो तरंगे
समान कलामा वो संचलित हो रही हो तो कुछ भी संचलित नहीं, संचरित। संचलित संचरित आप जो कौन कर रही हो चरित संचलित आप नहीं बोल रहा, ये गलत है। इसका मतलब वो चलना संचलित कर लिया तो कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम होंगे और कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम होंगे। इस पूरी घटना को प्रकाश की तरंगों का व्यतिकरण बैठ जाओ, खड़ी हो, सुनो क्या हो व्यतिकरण। वह जब प्रकाशीय किरण किसी समान दिशा में समान कला में संचलित होती है। समान आवर्ती की दो तरंगे। हाँ, समान आवर्ती की दो तरंगे एक ही दिशा में समान कला में संचलित होती है तब कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता व आयाम अधिकतम होगा, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम होगा। तो इस पूरी घटना को व्यतिकरण इंटरफेरेंस कहते हैं। बैठ जा लक्ष्मी, बैठी बैठी बता, खड़ा नहीं होने का बताओ। ये जब किसी माध्यम में दो समान आवर्ती की दो तरंगे समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में समान कला में कंपन करती है तो किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम अधिकतम होगा और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम न्यूनतम होगा। यह पूरी घटना व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, समझ में आई। चलो, यानी बता दोगे, खड़ा हो बताओ, आराम से बताना। इसी माध्यम में समान आवर्ती की दो प्रकाश की तरंग भाई ये एक स्थिति तथा समान कला में चल रही है और संचित समान कला में चल रही है और एक स्थिति समान कला में चल रही है तथा कंपन एक स्थिति समान कला में चल रही है, तरंगे समान कला में बनी। तरंगे समान कला मैंने इसलिए पहले कहा था आराम से बताइए, जो बात तो आराम से बता सको तेज की नहीं बता। अब बता। किसी माध्यम में समान आवर्ती की दो प्रकाश की तरंग समान कला तथा एक स्थिति में संचरित होती है, कंपन करती है। ये कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम अधिकतम होता है, कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम होता है। इस पूरी प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। यह पूरी घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। ठीक, खड़ा हो, क्या बता। किसी माध्यम में दो आवृत्ति वाली मतलब समान आवर्ती वाली समान आवृत्ति वाली दो तरंगे एक साथ जो मतलब एक साथ समान कला में कंपन करती है तो भाई जी कुछ बिंदु पर तो प्रकाश की तीव्रता आयाम अधिकतम होता तो तथा कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता आयाम कम होता। हाँ। इस पूरी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। किसका? प्रकाश की तरंगों का। बैठ जा, खड़ा हो, बता। ऐसा लगा जब सुना था जेल में हटे हैं, जब सुना था। किसी माध्यम में समान आवर्ती वाली दो तरंगे किसी दो कला वाली न दो समान वाली आवर्ती किसी कंपन एक ही दिशा में कंपन उत्पन्न करती है तो दोनों कला के किसी बिंदु पर कला के तरंगों के तरंगे किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम अधिक होगा, किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का आयाम न्यूनतम होगा। इसी प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश की तरंगों का व्यतिकरण। बैठ जाओ, चलो आ जाओ, खड़ी हो, बताओ। किसी माध्यम में एक समान आवर्ती एक ही दिशा में एक समान आवर्ती की दो तरंगे एक ही दिशा में कंपन करती हो जबकि प्रकाश की तीव्रता का आयाम अधिकतम हो। नहीं छुट्टी हो, फिर एंजॉय हो लाइफ। जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम आवर्ती में एक प्रकाश की किरण है, ये अपने पीछे चैप्टर का पढ़ रखा है क्या? 15वीं क्लास चल रही है। जब कोई प्रकाश की किरण है तुम वहाँ को जब समान आवर्ती की दो तरंगे हो एक साथ एक ही दिशा में चल रही हो, टहल रही हो, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व आयाम भी अधिकतम पाया जाता है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता आयाम में न्यूनतम कम पाया जाता है, घटना व्यतिकरण कहलाती है। इतनी सी बातें बताई जा रही तेरे को। चलो बैठ जा, बरात तो मैं घूम ला, मजाक करूँ मैं? मजाक ही से तो बोल रहा, और किससे बोल रहा? चल पाकिस्तानी, हाँ माध्यम में ना, मुझे धमकाने की जरूरत है, आराम से बोलेंगे।
प्रकाश की तीव्रता का आयाम अधिकतम होगा। इसकी मां कीजिए, प्रकाश की तीव्रता का आयाम अधिकतम होंगे। बैठ जाओ। ये तो व्यतिकरण, दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत अब व्यतिकरण दो प्रकार का हो, यहाँ फंसता पेज, और दोनों प्रकार का तुमने पढ़ लिया। आ जाओ, व्यतिकरण दो प्रकार का हो। नंबर एक, दोनों काम आने वाले, दोनों लास्ट तक पक्का पेपर में क्वेश्चन देख लो। व्यतिकरण दो प्रकार का हो। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। दूसरे नंबर का हो विनयसी व्यतिकरण, विनयसी व्यतिकरण, व्यतिकरण वही है जो ऊपर लिखा हुआ व्यतिकरण। ठीक, एक तो संपोषी व्यतिकरण, एक हो विनयसी व्यतिकरण। नाम में इंग्लिश में लिखना है, राइट में सर्च करोगे, समझ में आई बात। या कोई दिक्कत यहाँ तक? संपोषी व्यतिकरण, विनयसी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व आयाम भी अधिकतम पाया जाता है, वहां जो व्यतिकरण होगा वो संपोषी व्यतिकरण होगा। और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम न्यूनतम पाया जाता है, वहां जो व्यतिकरण होगा वो विनयसी व्यतिकरण कहलाएगा। दोनों बात बता, समझ में आई नहीं है तो ऊपर ये किसका उदाहरण है? ऊपर संपोषी व्यतिकरण, नीचे किसका? ये बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही। अब तुमसे सुनने आ गया हूँ मैं, पूछूंगा संपोषी व्यतिकरण क्या हो। भाई जी देखो, सुनो मेरी बात, सुनो आराम से जी। भाई जी मारो ना प्लीज प्लीज प्लीज। भाई जी देखो, जब प्रकाश की तरंगे एक साथ चल रही हो, कंपन कर रही हो, एक ही दिशा में कंपन कर रही हो, तो कुछ बिंदु तो ऐसे होंगे वहां प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम पाया जाएगा। तो जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम पाया जाएगा, तो वहां जो घटना होगी उसे बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, वहां संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। और कुछ बिंदु भाई जी देखो ऐसे होंगे, वहां प्रकाश की तीव्रता ना न्यूनतम और आयाम भी न्यूनतम पाया जाएगा, तो वहां जो व्यतिकरण होगा उस वाले व्यतिकरण को भाई जी हम विनयसी व्यतिकरण बोलते हैं। न्यूनतम तो विनयसी, अधिकतम तो संपोषी। यही बात तुम आगे बहुत काम आने वाली। पहले यूँ बताओ, अगर पेपर में सवाल आया कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, समझाइए, बता दोगे? तो व्यतिकरण कितने प्रकार का हो? व्यतिकरण किसे कहते हैं? पहले हेडिंग बनाएंगे व्यतिकरण, प्रकाश की तरंगों का व्यतिकरण, क्योंकि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण है तो व्यतिकरण हेडिंग बना ली। और दूसरे नंबर पर हेडिंग बनाएंगे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के दो प्रकार। नंबर फर्स्ट संपोषी व्यतिकरण, नंबर दो विनयसी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम अधिकतम पाया जाता है, वहां जो व्यतिकरण होता है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता व आयाम न्यूनतम पाया जाता है, वहां जो व्यतिकरण होता है उसे विनयसी व्यतिकरण कहते हैं। लिख दो कितना? ये दोनों चित्र बना दोगे? बना लो फिर अभी रफ के अंदर। हटा दो। तो व्यतिकरण कितने प्रकार का हो? तो जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम पाई जाएगी, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम अधिकतम पाया जाएगा, वहां जो व्यतिकरण होगा, जहां जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम पाया जाएगा। अब होगा कैसे? वो देख लो होगा कैसे, क्योंकि पढ़ाने का एक तरीका हो। सुन लो, क्रम वाइज चल रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो अच्छे तरीके से, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो। सुनो, मेन चीज है पेपर में आया हुआ सवाल कर दूँ। मेन चीज क्या है? पेपर में आया सवाल कर दूँ, ठीक। या दूसरे नंबर पर नॉलेज, जिसे पास ही नहीं होना, 2 साल और 12वीं में रहना, वो नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, ठीक। ऐसे भी हो, मजा नहीं कर रहा मैं। साइंटिस्ट हुई तो बना जो 2 साल फेल हो जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन फेल हुआ था, ठीक। तो यहाँ के लोग जो फेल हो जाना, जो 12वीं में पढ़ता है नहीं बिल्कुल भी, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी तो फेल हुआ था, क्या दिक्कत? कुछ नहीं, यहाँ देख ले, यहाँ देख, तू सुन जा पहले। देखो एक नोट लिखवा रहा हूं, नोट। और नोट में ये बात तुम हमेशा याद रखनी, जो प्रकाश की तीव्रता हो ना, ये प्रकाश की तीव्रता, आई का मतलब प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी, वो एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती हो। एम्पलीट्यूड है, आयाम हो। अगर वो बढ़ गया ना तो ये बढ़ जाएगा, अगर तीव्रता बढ़ गई ना, अगर आयाम बढ़ गया तो तीव्रता बढ़ जाएगी। ऐसे समझ लो, तो ये आयाम है, इसका नाम है आयाम, ठीक। आयाम लिख दो, आयाम है, एक का नाम है आयाम, याद रखेगी। आयाम सब जानते हो तुम। तीव्रता मैंने तुम बता दिया, प्रकाश का चमकना एक प्रकार था, जिसका आयाम ज़्यादा उसकी तीव्रता भी ज़्यादा। अगर आई है वो समानुपाती इस तरह हो जाएगा, ए के स्क्वायर के,
तो ये बात बताओ मुझे, इस चीज़ के रिजल्ट निकल के आ रहा नहीं, अगर प्रकाश तिरंगों की तीव्रता ज़्यादा हो तो आयाम भी क्या होगा, अगर आयाम ज़्यादा हो तीव्रता भी क्या होगी, याद रहेगी बात यार। सब चीज अधिकतम होगी, कौन से व्यतिकरण के लिए सब चीज अधिकतम होगी, समपोषी व्यतिकरण के लिए। कौन से व्यतिकरण के लिए सब चीज न्यूनतम होगी, विनाशी व्यतिकरण के लिए। पेपर मांगा है जब वहां बैठोगे ना, हाँ हाँ ये तो पढ़ाया था, बोल कभी बताया था, फिर सिर में खुजाओगे, हाँ आए समझ बैठ कर ये दिखाइए बोब्बो, फिर बोब्बो बन जा, आए समझ में। ऐसे लड़ाई कर रखी उसकी साथ, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। और बोर्ड का तो सिस्टम बेटा सही है, साल बचाना है ना, तो बहन बेटी बोब्बो जो बनाना बना लो, बस दिखा दो लाल, बस साल बच जाएगा, समझ गया। तू भी कैसे दिख, हर पिक्चर में जानी लेवर हो। जानी लेवर नहीं जानता। चलो नोट देख लो, जो तीव्रता हो ना, इसका मतलब को वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगर कभी मात्रक पूछे तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक पूछा नहीं, आज तक किसी पेपर में पूछ रहे तो मैंने साइड में लिखवा ही दिया, और यह बात नोट में तुम करके लिख भी लेनी अभी। लेकिन आज हम अभी पता क्या समझने वाले, अभी हम समझने वाले तो जो कुछ सूत्र ऐसे जो सिद्ध करवाने चाहिए, जो मैं तुम्हें नहीं सिद्ध करवाऊंगा, समझ में आई बात। सीधा सूत्र लिखवाऊंगा और अपना टाइम बचाऊंगा, क्योंकि वहां तक पेपर में सीधा सवाल आना, सूत्र आना सिद्ध करने को, इसे कहते हैं स्मार्टनेस, ऐसा समझ। हाँ तो स्मार्टनेस हम यूज़ करेंगे, अपनी स्मार्टनेस को यही यूज़ करेंगे, जो पेपर में बार बार सवाल आ रहा है तो उस सवाल को पकड़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे पूछेगा। अब समपोषी व्यतिकरण के लिए ना हम ये समझेंगे प्रकाश की तीव्रता क्या हो, समपोषी व्यतिकरण के लिए, फिर हम विनाशी व्यतिकरण के लिए समझेंगे। पहले हम समपोषी व्यतिकरण को लेकर चल रहे, जब समपोषी व्यतिकरण की बात आ गई ना, तो वहाँ सारी चीज़ अधिकतम होगी, आया समझ में। वहाँ हर चीज़ अधिकतम होगी, आयाम हो चाहे तीव्रता हो, दोनों अधिकतम होगी। तो हम पहले हेडिंग बना लो समपोषी, पहले नोट कर लो, पहले इसे नोट करो, पहले से नोट करो भाई। फिर क्यों तेरी यादों ने तना, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसम, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा मुझसे नहीं यार। लो जी, ऐसी क्या बात होगी। और जो बनाया जा रहा है बना लो चुपचाप। पहले वाली तरंग इसकी तीव्रता I1, दूसरे वाले तरंग की तीव्रता I2, दोनों को मिलाकर बना दिया एक तरंग, अध्यारोपण कर दिया गया, तरंग बन जाएगी ऐसी। तो कुल तीव्रता निकालनी, तो कुल तीव्रता का नोट नंबर 2 हो, ठीक, नोट नंबर 2। तो जो कुल तीव्रता होगी उसका सूत्र होगा, पहले वाली तरंग की तीव्रता कितनी I1, दूसरे कितनी I2, और कुल निकालनी तो कितनी बैठेगी I। तो I बराबर सूत्र होगा बेटे, I बराबर I1 प्लस के I2 प्लस 2 I1 इंटू कितना I2 रूट I1 इंटू I1 इंटू और इंटू में कोस फाई ये होगा। ये क्या हुआ, ये पहली तरंग थी, ये उसकी तीव्रता थी, ये दूसरी तरंग थी, उसकी तीव्रता थी, दोनों को जोड़कर बन गया एक तरंग, उसकी तीव्रता कितनी होगी I का सूत्र होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I2 I1 I2 रूट I1 इंटू I2 इंटू कोस फाई, इंटू में कोस फाई हो। अब इसका हमने मान लिया आयाम था, इसका आयाम था A1, इसका कितना था A2, तो इसका कितना बैठेगा A1 प्लस A2। तो जिसका टोटल एम्पलीट्यूड आगा ना उसे हम कैपिटल A से लिख देंगे, जो टोटल A सा आगा। तीसरे नंबर पर जाओ तो A बराबर जो हमारा आगा ना एम्पलीट्यूड, ये आगा रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 इंटू कोस फाई। सीधा नहीं करने का, टाइम खराब हो जाएगा, समझ में आई बात या। और आता मुझे सब हो याद रखना बात या, कहीं मैंने पिछली कॉपी में सिद्ध करवा रखे हैं सब, लेकिन जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि आया ही नहीं है। मैं भी इतने संबंध बार होकर पढ़ाते बुरकता नहीं आया, क्यों सिद्ध करो, इससे बढ़िया नहीं कि सवाल कर लो सब।
ये पता सुनो तुमसे क्या है, आपने बताया दो तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाना तो उनका जो कुल एम्पलीट्यूड होगा, कुल आयाम होगा वो होगा। अगर ये पहली तरंग और दूसरी तरंग एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जा, उनकी जो कुल तीव्रता होगी या होगी। आया समझ में? अब जिन बताओ संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या हो? संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता और आयाम का अधिकतम पाया जा। आया समझ में? और जो विनाशी व्यतिकरण हो वहाँ प्रकाश की तीव्रता और आयाम न्यूनतम पाया जा। यह बात अब जब हम यहाँ अप्लाई करके देखेंगे इन दोनों सूत्रों पर, और वहाँ तो रिजल्ट निकल पाएंगे, वहाँ तो पेपर में सवाल आएगा। ठीक, एक काम करो, इसे भी नोट नंबर 2 और 3 इसे भी नोट कर लो जल्दी फटाफट। यहां तक नोट कर लिया तुमने? ये सूत्र याद रहेगा, तीव्रता का क्या सूत्र हो, आयाम का सूत्र याद रहेगा। अब इस सूत्र को हम फिट कर देखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए। आया समझ में? संपोषी व्यतिकरण के लिए हम तीव्रता निकाल लेंगे और संपोषी व्यतिकरण के लिए हम आयाम भी निकाल लेंगे। ठीक, और संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं ना तो वहाँ सारी चीज़ें अधिकतम हो, प्रकाश की तीव्रता भी अधिकतम होगी, आयाम भी अधिकतम होगा। तो हम सबसे पहले अगली हेडिंग यही बनाएंगे, संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश की तीव्रता। फिर निकालने हेडिंग बनाएंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश का आयाम, आया प्रकाश तरंगों का आयाम। तो दो हेडिंग बनानी है। पहली हेडिंग हमें पढ़नी संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों की तीव्रता, अगली हेडिंग क्या पढ़नी, संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों का आयाम। समझ गए? तो अगली हेडिंग बनाओ तुम, अगली हेडिंग बनाओ संपोषी व्यतिकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों की तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों की तीव्रता। अच्छा बताओ, संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों की तीव्रता अधिकतम होगी न्यूनतम होगी? तो हेडिंग भी फिर यही बना लो, संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों की अधिकतम तीव्रता। इसमें क्या जा रहा, संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों की अधिकतम तीव्रता। ये ढूंढ रहे अधिक कहाँ लिखा 4-5 किलोमीटर दूर मिल जाएगा अधिकतम, लिख लो। कोई दिक्कत भाई? इधर देखो, अब अधिकतम यहाँ ये बताओ, हम सूत्र जानते हैं वाला, ये सूत्र हम जानते हैं, वी नो दैट। देखो सुनो सुनो सुनियो, वी नो दैट, ये हम जानते हैं, ये सूत्र तो जानते हैं हम। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 इंटू I2 इंटू रूट I1 इंटू I2 हो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कोस फाई। कोई दिक्कत नहीं आता। अब अधिकतम करने के लिए हम क्या करेंगे, देख लो, ये जो कोस फाई है ना, ये कोस फाई है, इसका मान कर देंगे 1। कितना कर देंगे? अब देखेंगे तब इसका मान अधिकतम बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए अगर इसे अधिकतम बनाना हो तो ऐसे नहीं बनने का, अधिकतम ही हो, इसका मान 1 कर दो, कोस फाई है ना, और कोस फाई का मान कितना कर देंगे, 1 कर दो। उसमें आई बराबर बैठेगा, आई बराबर यो I1, इस I1 को बताया मैं कैसे लिख सकूँ, रूट I1 और पूरे का होल स्क्वायर है, अपना कुछ भी, हाँ 2 रूट कट जाओगे नहीं बच जाएगा, ऐसे लिख सको। गणित में खूबी हो या, अरे भाई ऐसे लिखा हुआ नहीं, ऐसे लिखा हुआ नहीं, ऐसे लिखा हुआ नहीं, इसे ऐसे लिख सकम, रूट x और पूरे का होल स्क्वायर। या गणित में खूबी हो, 2 तो रूट कट गया, क्या बचेगा, x नहीं बच जाएगा। तो गणित में हो खूबी यार, खूबी हो, खूबी खुड़ी नहीं होती, प्लस तो दिक्कत है यहाँ तक। रामबुल भाई जी आता बदतमीज जाएगा, तमीज नहीं अंदर में। यहाँ कितना रूट कितना बैठेगा, I2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ सही चल रहा है, सही चल रहा, क्या दिक्कत होगी, क्योंकि है 2 यार, यहाँ I1 I2 काट दियो, I1 I2 बस यही सी अंदर रूट के अंदर, समझ में बात है। तो ये जो तुमने लिखा ना पीछे, वहाँ 2 रूट I1 इंटू I2, कोई बात नहीं, गलती तो किस तो हो, चलो उतारो, इधर देखो इधर इधर देखो, तो यहाँ बैठेगा कोस फाई का मान कितना कर देंगे जा, तो बैठेगा 2 रूट, इस रूट को अलग अलग करके चढ़ा दो, रूट I1 इंटू रूट I2, देख मैं बोल कर बता रहा, देख लिखी बिला रहा अच्छी तरह, ठीक। कोस फाई का मान कितना रख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ये 1, ठीक 1 है। ये क्या है, I बराबर, अच्छा ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, बचपन में पढ़ा था सूत्र, को पढ़ा था बचपन में, और ये भी तो इतना नहीं पढ़ा था। देखो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर पढ़ा था मैंने सूत्र, प्लस 2AB
और ऐसी चीज़ों को मैं ऐसे फिट कर सकूँ ए प्लस बी का, या खूबी हो गणित में ऐसी चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते हो। कितनी खूबी रहेगा गणित में। अच्छा ये अधिकतम है, तीव्रता अधिकतम है, ये तीव्रता अधिकतम नहीं है। और अधिकतम को हम ऐसे लिख सकते हैं MAX मैक्सिमम, और मैक्सिमम को अधिकतम, इसकी 100 बन जाएगी। अगर तुम ऐसे लिख दोगे ना इसकी 100 बन जाएगी, ऐसे बन, क्योंकि समपोसी वैसे करने के लिए ना तीव्रता अधिकतम होगी, तो 100 बनाने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या बनाने के लिए? 100 बनाने के लिए बराबर। ऐसी चीजों को ऐसे जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों को ना हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं जैसा मैं लिखूंगा रूट I1 प्लस रूट I2 पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा जनरेट कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते, इसे फिट कर देंगे इसके अंदर। ये पता क्या आया? समपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता का सूत्र आया। पेपर में पता कैसे सवाल पूछेगा। इसकी तीव्रता दे देगा, पहली तरंग की तीव्रता 2 नहीं देने का 4 दे देगा, तो 4 फिट कर दिया यहाँ से। दूसरी तरंग की तीव्रता 16 दे देगा, तो 16 रख दिया यहाँ। और 4 का रूट 2 नहीं होता, और 16 का 4 नहीं होता, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 नहीं आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 नहीं होता, और का हमारा 32 नहीं होता। बस इस तरह करके हमारा आंसर निकल जाएगा। इसलिए सूत्र महत्वपूर्ण होगा। ये पीछे सिद्ध करना वो महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे सिद्ध करने पीछे बड़े आया ही नहीं, वो आया ही नहीं, आए मर जाओ फिर कुछ फायदा हो रहा है। ये सूत्र याद रखना। मैं पूछूंगा बताओ समपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता क्या सूत्र हो? भूल गए, चप्पल तो ऐसा मारूंगा ना याद रखोगे। भूल गए, यूं भूल गए। रूट I1 प्लस I2 पूरे का होल स्क्वायर, ये सूत्र अधिकतम तीव्रता का। समपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता का सूत्र हो। अभी तो हमने तीव्रता निकाल ली, अब आयाम निकाल लेंगे समपोषी व्यतिकरण के लिए। वो देखेंगे कितना आने वाला। समझ में आया बात? या तब हमारा चैन पड़ेगी, वैसे चैन नहीं पड़नी है हमारा। पहले एक काम तो तुम बताओ, पहले से उतारना चाह रहे या फिर अगला करवा दो? पहले बताओ, उतार लो। चलो फिर इन्हें डर रहा कभी झटक द पढ़ लो, क्या सारा दिन चुबारा पर चढ़ी रहा है। हेलो जी, इधर ले लो जी, सुनो जी। वी हैव तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जी, बता दो जी आयाम का। अब हम बता क्या कर रहे हैं? अब हम समपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम आयाम निकाल रहे हो। आयाम कितना, समझे? समपोषी व्यतिकरण के लिए तो फॉर्मूला बताओ पहले। ए बराबर रूट A1 का स्क्वायर था वो। अच्छा, बड़े वाला रूट था ये बात थी, ये बात थी। टू A1 इंटू कोस फाई। अच्छा, आप समपोषी व्यतिकरण की बात कर रहे हैं? समपोषी व्यतिकरण की? अच्छा, समपोषी व्यतिकरण तो आपने हमारा रटवा दिया था। समपोषी व्यतिकरण हाँ रटवाया था, तो चुपचाप रट लो। समपोषी व्यतिकरण के लिए कोस फाई का मान कितना रखना? 1। ज्यादा बाबा बनने की जरूरत नहीं है, नोट कर रख दो उसमें। ए बराबर रूट A1 का स्क्वायर, या ए की 100 नहीं बननी, और 100 बनाने की बताओ। ए मैक्स लिखूं मिनिमम लिखूं? मिनिमम कैसे लिख देंगे? लक्ष्मी 10 तारीख बहुत दूर है अभी शादी। समझ में आया बात? यार इतनी जल्दी भावना मन में आवा। प्लस कितने भाई है उसे? कितने भाई है लड़की की, जो तेरे भाई की बहू आने वाली, उसे कितने भाई है? एक ही भाई देखा। हाँ बात भाई है, तेरा ब्लड रिलेशन तेरा सही है। कोस फाई का मान कितना रख दोगे? 1 रख दोगे? बाबू एक बात याद है, A का स्क्वायर हो प्लस B का स्क्वायर हो प्लस 2 फिट कर कैसे लिख सका? नहीं फिट करे, नहीं फिट कर, ये वही बनना सिस्टम। हटा दो सर, इतने नादान नहीं है भैया तुम। संबत भर पढ़ते होगा कि पता होना चाहिए वहाँ 1 रखेंगे नहीं रखेंगे। A प्लस B, ये फिर A प्लस B का स्क्वायर नहीं बनेगा। A के सापेक्ष में MAX मैक्सिमम बराबर रूट A1 प्लस A2। अच्छा, किसी का स्तर मन तो नहीं कर रहा A1 में A2 जोड़ कर A1 A2, A1 में A1 है, इसमें A2 जोड़ कर ऐसा मन तो नहीं कर रहा A1 A2 लिख दो? कितना का मन कर रहा है इस तरह? जिसका मन कर रहा है मन को भीतर रखो, समझ में? ऐसा कभी नहीं होने का। 2 से कट जाएगा, 2 रूट कट जाएगा, रूट कट कर जाएगा। MAX बराबर बैठेगा A1 प्लस A2। वाओ, डायरेक्ट जुड़ गया बे।
डायरेक्ट जुड़ गया, डायरेक्ट, कितना मस्त, मजा आ गया। समपोषी व्यतिकरण के लिए जो अधिकतम आयाम होगा A1 प्लस का क्या होगा, A2 होगा। इस रिजल्ट को भी याद रखना, इस वाले रिजल्ट को भी याद रखना। अच्छा मैं कहने लगूँ तुम, समपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम, अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता का अनुपात निकाल लो। अधिकतम आयाम तो ये हो और अधिकतम तीव्रता यहाँ, दोनों का अनुपात निकालने में दोनों को बट्टे में रखो, देख लो क्या पता एक और जुगाड़ बन जाए फिट। चलो वो भी करके देखेंगे। कितने कितने रिजल्ट हो गए इसमें, 1 2 2 रिजल्ट हो गए। तीसरा रिजल्ट अनुपात निकाल रहे हैं, अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तो तीव्रता, अधिकतम तीव्रता वह अधिकतम आयाम का अनुपात, अधिकतम आयाम का अनुपात। अधिकतम तीव्रता कितनी, आई मैक्स बटे में अधिकतम आयाम ए मैक्स बराबर रूट I1 प्लस I2 पूरे के बटे में A1 प्लस A2। कभी कभी हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए तुम्हें, सवाल में इसकी जरूरत भी पड़ जा, पेपर में सवाल दे दे तुम्हें, बात भी लिख लिया। सवाल दे दिया समपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 16:1 है, तो यहाँ 16 इसका मान 1 दे दिया, फिर बुझा देगा तुम्हारी हो, समझ में आए बात है, बड़े करके बुझा दो। समपोषी व्यतिकरण के लिए पहली तरंग की, समपोषी व्यतिकरण की पहली तरंग की तीव्रता 9, दूसरी तरंग की तीव्रता 16, यहाँ 9 रख दे, यहाँ 16 रख दे, तथा पहली तरंग का आयाम 20 है, दूसरी तरंग का आयाम ज्ञात करके देखो, A2 का मान निकालना, तब रिजल्ट काम आएगा, तभी रिजल्ट काम आएगा। लेकिन वो सबसे हार्ड सवाल बना जाएगा, समझ में आया बात है। इस दुनिया में जब भी कविता लिखी जाएगी ना, तो आखिरी कविता लिखी जाएगी और वो मेरी कविता होगी, सबसे हार्ड कविता वही होगी। चलो नोट कर लो। चलो दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इसमें नहीं है। अब जो समझोगे बहुत गौर तो समझना, बहुत बारीकी वाली चीज़ है, समझने की बात है। अगर समझने के बाद भी नहीं समझ में आई ना, तो फिर रट का भी काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे समझ जाओ, ठीक। और सबका नंबर आएगा, जो इस मतलब जो विकर सीजन है ना, विकर सीजर, उसका भी नंबर आएगा। विकर सीजन जानते, कमजोर प्राणी, ठीक, जो ध्यान नहीं लगाते, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। जो बैठे तो यहाँ से दिमाग में चल रहा है हाथी, उसे विकर सीजर बोलते हैं, ठीक। सोच रहे हाथी के बारे में और खुद गधे, इधर देख लो। लक्ष्मी सुधर जा, अभी नहीं। देखो समपोषी व्यतिकरण के लिए हमने 3 चीज पढ़ ली, अनुपाती पढ़ लिया। अब हम समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर पढ़ेंगे, कलांतर, कला करके दिखाएंगे। हेडिंग बनाओ समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर। समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। क्या लिखा, समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, ठीक। समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर। जब समपोषी व्यतिकरण की बात करते हो ना, वो कलांतर की बात करते हो, तो बच्चे एक बात याद रखना, जो हो गया सो हो गया। एक तो हम निकालेंगे कलांतर, एक निकालेंगे पथांतर। पहले कलांतर देख लो। कलांतर तो देखो, कलांतर कैसे निकाल लोगे, कलांतर देखो कैसे निकाल लोगे। इधर जो कोस फाई हो, उसका मान हम कोस फाई का मान बार बार 1 नहीं रख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। करे इसके दर्शन, प्रभात सेटिंग बाद में करने ना वालों की, सच में। इधर देख लो, कोस फाई बराबर कितना, 1। समझ में, ऐसी ऐसी मान मूर्तियां पड़ी कि शादी में जब चलेंगे ना, इतना पूरा लेप खा जाएंगे, सच में। पूरा 1.5 घंटा उसमें बर्बाद कर दो। अच्छा तुम नहीं करते ऐसा, हम मुंह धो के जाते एलईडी बात है। चलो इधर देख लो, मैं तो शादी में नहीं जाता यार। आ जाओ।
अच्छा यहाँ तो फाई का मान निकालना हो, फाई का मान निकालने के लिए अगर यहाँ फाई को अकेला छोड़ना तो क्या करोगे, तो इसके लिए बताओ इनवर्स बन जाएगा जाकर। ये लड़की बता रही है फाई का मान निकालने के लिए ना, ये बता रही है कि कोस इनवर्स 1 बन जाएगा, गलत नहीं है, समझने की बात यह है। लेकिन इससे पता चलो पूरे 11वीं में दिन बना हमारा घर बैठे कुछ नहीं पढ़ा, समझ में आया बात है। और कोई बताना चाह रहा, कक्षा कह रहा है कि तीसरे चैप्टर में कोस फाई बराबर 1 हो तो ऐसे जो समीकरण को उन्हें हल करना पड़ा, तो उन समीकरण को हल करने के लिए ये बदतमीजी नहीं है, कोसिंग का जाकर इनवर्स बन जाएगा। उस समीकरण को हल करने के लिए सूत्र हो जो x हो ना, x बराबर 2πm, 2πn भी कह दो, 2πm भी कह दो, ये सूत्र हो फाई बराबर कोस गायब हो जाएगा तुरंत, और ये लिख देंगे 2πm लिख दो, या कुछ किताबों मैंने भी लिखा रहा, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एम को ज़्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम यहाँ एक पूर्णांक, जहाँ एम एक पूर्णांक है, और पूर्णांक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पूर्णांक का मतलब है एम का मान हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, माइनस में भी रख सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन हम रखने के नहीं। एम एक पूर्ण संख्या लिखो तो ज़्यादा बढ़िया, एक पूर्ण संख्या है, एम एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या वही हो जो 0 से शुरू हो, एम एक पूर्ण संख्या, याद रहेगी बात, ठीक। तो एम का मान 0, 1, 2, 3 रख देंगे यहाँ, तो फाई का मान निकलता चला जाएगा। चलो इसमें एम का मान पहले 0 रख कर देखेंगे फाई का मान कितना आएगा, और फाई का ही नाम एक्चुअली में कलांतर है, ये बात याद रखना बात है, ठीक। फाई का ही नाम क्या है, समपोषी व्यतिकरण की बात पढ़ रहे हैं हम, समपोषी व्यतिकरण के लिए हम कलांतर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होगा। तो फाई बराबर 2πm सूत्र हो, तो देखो कलांतर कैसे कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से सुनना ना अच्छे तरीके से। ओए जिन्हें जब तक है एम का मान 0 को, फिर एम का मान 0 गुणा कर दो, फाई का मान कितना जाएगा 0, एम का मान अगर तुमने यहाँ से 1 पुट कर दिया तो 2 पाई आ जाएगा। देखो कैसा आ जाएगा, फाई का मान क्या आएंगे, फाई के मान ऐसा करके तो 0 आएगा। अगर तुमने यहाँ एम की जगह 1 पुट कर दिया तो 2 पाई आ जाएगा। अगर 2 पुट कर दिया 2 तो 4 पाई आ जाएगा। 3 पुट कर दिया 6 पाई, उसके बाद 8 पाई, सम संख्या आती चली जा रही नहीं यार। ये फाई का नाम क्या है, कलांतर। जिन बिंदुओं पर ध्यान से, प्रकाश की तरंग के जिन बिंदुओं पर कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई हो, वहां जो व्यतिकरण होगा समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। ऐसा समझ, ये यहाँ तो पर्सन निकाल सके, वो पर्सन निकाल लेगा पक्का। समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या हो, तो आप बताओगे जिन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं पर कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई हो, वहां जो व्यतिकरण होगा वो समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। आया समझ में, ठीक। एम का मान कितना रखा था मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, याद रहेगी बात ये। तो जिन बिंदुओं पर कलांतर कितना हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इसे तुमने कलांतर कहते हैं, कलांतर। इसके बाद एक हम ऐसे तीसरे नंबर की हेडिंग, चौथे नंबर की हेडिंग है, समझ में आया? तो अभी हम कलांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे जिन बिंदुओं पर कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई तथा 8 पाई डैश 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 होता है, तो ये समझ जाओ वहां जो व्यतिकरण होगा वो समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। आए समझ में। और समपोषी व्यतिकरण की खास बात हो, वहां प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश का आयाम अधिकतम होंगे। याद रहेगी बात है। एक सवाल दे दिया जा, तुम बताओ कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तरंगों के अंदर, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की कलांतर, कुछ बिंदुओं पर जो प्रकाश की तरंगों का जो कलांतर वो 4 पाई, 8 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 12 पाई। तो इस बात को देखकर समझ जाओगे नहीं, तो सम संख्या देखा चला कि वहाँ जो व्यतिकरण होगा कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी। ऐसा भी सवाल पूछा जा सका, अब तक नहीं पूछा गया। समझ में आई बात है। जो सवाल पूछा गया मैं यहाँ ये करवा के जाऊँगा, उस तो बाहर नहीं आता। समझ में आई बात है। एक काम करो, इतना नोट करके एक लाइन लिखवा रहा हूँ, उसे लिखो। फास्ट नोट करो, फास्ट। फास्ट, चलो फास्ट।
कर लिया क्या? चलो देखो एक और देखो, इसके बाद एक लाइन लिखो। चलो लिखो, जिन बिंदुओं पर तरंगों के बीच का कलांतर 0,2 पाई, जिन बिंदुओं पर तरंगों के बीच का कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई तथा 8 पाई होता है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई तथा 8 पाई होता है, वहां जो व्यतिकरण होता है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण कहते हैं तथा तरंगे समान कला में मिलती हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, अब हम पढ़ने वाले समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर। पथों के बीच का अंतर को बोलते पथांतर। हेडिंग बनो, समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर। अपनी वफा पे इल्जाम देंगे, तुम्हें दिल दिया। देखो सूत्र हो बेटे हमारा, कितने हेडिंग होंगे? 4 5 हेडिंग। देखो सूत्र देखो हमारा, पथांतर बराबर पथांतर को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। डेल्टा एक्स बस फॉर्मूला याद कर लो। पथांतर बराबर सूत्रो लैम्डा अपॉन 2 पाई गुणा कलांतर। कलांतर को कहीं से लिखते हैं? फाई से। अब हम समपोषी व्यतिकरण के लिए हम कलांतर निकालना चाह रहे हैं, तो कलांतर का मान अभी नहीं पढ़ा हमने। कलांतर का फाई का मान कितना हो? 2 पाई एम नहीं होता। पुट कर दो यहाँ, तो पथांतर आ जाएगा। पथांतर डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन कितना? 2 पाई इंटू इसका मान बताओ कितना? 2 पाई। इस तो कट जाएगा, बैठेगा लैम्डा एम। तो बताओ डेल्टा एक्स का मान कितना है? ये हमारा पथांतर। पठान नहीं पथांतर, पठान फुटून भूल जाओ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो पथांतर निकाल लोगे। पथों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? अगर चित्र में भी समझने वाले तुम कि कहाँ पथांतर कहाँ का नहीं पथांतर है। अभी मैं सारी चीज़ एक साथ निकलवा दी ताकि तुम आसानी रहे। समझ में आई बात? ये कि जब सवाल करते होंगे सारी चीज़ एक साथ दिखाई देगी। समपोषी व्यतिकरण वाले सूत्र अलग ही दिखाई देंगे और विनायसी व्यतिकरण वाले अलग ही दिखाई देंगे। इसके बाद हम विनायसी व्यतिकरण पर जाने वाले हो रहे। अब इस सूत्र को एम का मान तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट कर सकते हैं। तो पुट कर सकते हैं, तो पुट करो। और पुट करके पता, रुक जाओ देख लो कितना निकल के आने वाला। एम एक पूर्णांक नहीं है, तो जब एम एक पूर्णांक एम का मान 0 1 2 3 धड़ 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 कुछ भी पुट कर दो। बताओ यहाँ से डेल्टा एक्स का मान बताओ पथांतर कितना जाएगा? अगर यहाँ एम का मान 0 पुट करेंगे 0, अगर 1 पुट करोगे तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। ऐसे बैठेंगे नहीं बैठेगा, धड़ 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 चलता चला जाएगा। तो जिन बिंदुओं पर पथांतर 0 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा ये हो ना, तो समझ जाओ वहां जो व्यतिकरण होगा वो समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। ये सारी कंडीशन समपोषी व्यतिकरण के लिए पढ़ रहे हैं। अगली हेडिंग अभी क्या बनाई तुमने? हेडिंग में बता दो मुझे। पथांतर, उसमें लिखो वी नो दैट। समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, इसमें लिखो वी नो दैट, यानी हमें जानते हैं। हम क्या जाना? हमें सूत्र जाना पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। ये सूत्र लिखो, पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। लिख दिया ना? अब एक काम करो, इस नीचे तक का सारा डाटा लिखो। यहाँ तक लिखो, नीचे तक सारा डाटा।
फिर क्यों तेरी यादों ने तन्हापन छोड़ा, सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार की वादी सारे। कोई दिक्कत भाई? चले, पथांतर कलांतर समझ में आ रहा है, बुझा रहा है? ठीक। अब लिखो, इसके इतना लिखने के बाद लिखो जिन बिंदुओं पर पथांतर, जिन बिंदुओं पर पथांतर, जिन बिंदुओं पर पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा तथा 4 लैम्डा होता, डैश 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 कर दो, डैश डैश कर दो, होता है वहाँ जो व्यतिकरण होता है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। वहाँ जो व्यतिकरण होता है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। वहाँ जो व्यतिकरण होता है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। घर जाकर किताब के खोल कर सवाल निकालने, 68 सवाल कर रहे हैं, 68 सवाल। जिसे देखो बच्चा अच्छा नंबर लेकर आने टॉप को तो सवाल करेगा ही, समझ में आ बात है। जिसे बढ़िया नंबर लेकर आने टॉप, पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा तुम्हें पूरी टोटल। जिसे 100 नंबर चाहिए ना, एक एक चीज़ बस मेहनत करा घर जाकर, आराम तो 100 नंबर आ जाएंगे। पूरी ज़िंदगी उसकी मार्कशीट में 100 ही नंबर लिखे रहेंगे। मैं सब पढ़ा दूंगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं छोड़वाने का। अब निर्भर तुम्हारे ऊपर, क्या तुम इसे समेट पाते हो? क्या तुम घर जाकर टिक टिक करना शुरू करते हो फ़ोन में? क्या तुम बाबू सोनों को याद करते हो? वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। समझ में आया बात? यहाँ तो पूरा वही पढ़ा जाएगा, पूरा 100 नंबर का। सुनियो, जो अब देखो हमने कितनी चीज़ पढ़ी, 5 चीज़ पढ़ी हमने, 4 चीज़ पढ़ी। ये 5 चीज़ ना हम विनायसी व्यतिकरण के लिए पढ़ेंगे। और जब विनायसी व्यतिकरण के लिए वहाँ सब चीज़ न्यूनतम हो जाएगी, और न्यूनतम हो जाएगी वहाँ कोस फाई का मान फिर माइनस के 1 रखेंगे हम। अभी तुमने प्लस के 1 रखा था संपोषी व्यतिकरण के लिए। अब सारी चीज़ें हम विनायसी व्यतिकरण के लिए पढ़नी पड़ेगी। और यूनिया कोई शॉर्टकट फॉर्मूला इस तरह निकालनी पड़ेगी, इस तरह लिखनी पड़ेगी। तैयार हो लिखने के लिए? क्योंकि सवाल आते हैं और करते भी हैं। फिर पेपर में वो सवाल को करवाएंगे तो तुम बार बार सवाल आ रहा है, तुम बताएंगे तुम झटके तो कैसे करके निकल जाओगे इससे बहुत जल्दी। समझ में आया बात है? चलो अब लिखो, हेडिंग बनाओ विनायसी व्यतिकरण के लिए। विनायसी व्यतिकरण के लिए हेडिंग बना लो बढ़िया वाली टॉप की, विनायसी व्यतिकरण के लिए। अब बताओ विनायसी व्यतिकरण के लिए पहले हमने क्या हेडिंग बनाई थी? संपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता, तो यहाँ क्या हेडिंग बनाएंगे? न्यूनतम तीव्रता। तो यहाँ लिखो विनायसी व्यतिकरण के लिए न्यूनतम तीव्रता, विनायसी व्यतिकरण के लिए न्यूनतम तीव्रता। देखो अगर तुम्हें याद हो तो अधिकतम तीव्रता कितनी आई थी? देखो मैं भूलना नहीं बिल्कुल भी, आई मैक्स बराबर आई थी अधिकतम तीव्रता अभी √I1 प्लस के पूरे का, लेकिन यहाँ बस माइनस हो जाएगा। जब हम देख लेंगे, चेक करके दिखाऊंगा तुम। अभी पहले ही बताओ तीव्रता का सूत्र क्या हो? तीव्रता का सूत्र बताओ। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √, यही तो हो। अब हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं, जब न्यूनतम की बात करेंगे ना तो विनायसी व्यतिकरण के लिए, तो विनायसी व्यतिकरण के लिए जो कोस फाई का मान -के 1 होगा विनायसी। अब अगर तुम्हारा सारा समझ में आता चले जाएगा। विनायसी व्यतिकरण के लिए, विनायसी जो व्यतिकरण होगा, विनायसी व्यतिकरण के लिए जो कोस फाई होगा ना, कोस फाई का जो मान होगा बच्चे होगा 1 के। ओके बच्चा, उसके बाद पुट करो बेटे इसमें कितने बैठेगा? I1 प्लस के I2 प्लस की जगह यहाँ कोस फाई का मान -के 1 रखेंगे, और -के 1 के उसमें गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं जाएगा। तो ऐसा मान के चल रहा हूँ, तुम बहुत समझदार हो चुके, अंतिम चरणों में चल रही फिजिक्स, तो इतना समझ में आ रहा होगा। 2 √I1 इंटू √I2, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोस फाई का मान -के 1 हुआ। उसके बाद हम इसे समझाए थे थोड़ी देर पहले, तुम कैसे लिख सकते? अच्छा ये सज नहीं रहा, 100 नहीं बढ़नी इसकी, अब 100 बढ़ने की MIN, मिन का मतलब मिनिमम। ये बात समझ में आ गई बराबर? मैंने कहा था ना खुद, इस I1 को मैं ऐसे लिख सकते √I1 पूरे का होल स्क्वायर। ये बात, ये 100 समझ में आ रही? 100
कट जाएगा है तो बैठेगा रूट I2 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 इंटू I2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला सूत्र बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस कैसे लिख सकते हो a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, लिख नहीं सकते इस तरह, ऐसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी चीज को ऐसे लिखने जैसे बताऊंगा मैं। I यहाँ लिखा मिनिमम बराबर तो मैं का रूट I1 माइनस रूट I2 और पूरे का, ये बात बताओ समझ में ही नहीं है इससे यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? यो न्यूनतम तीव्रता निकल चुकी है हमारी, ये न्यूनतम तीव्रता निकल चुकी है हमारी बहुत आराम से आसानी के साथ, कोई दिक्कत? अब अभी तो न्यूनतम तीव्रता निकाल ली, अब हम न्यूनतम तीव्रता के बाद निकालेंगे न्यूनतम आयाम, फिर निकालेंगे दोनों का। गुड, ये पहला। अब हम दूसरा भी समझ लो। दूसरा पहले भी बताओ आयाम का सूत्र क्या था? आयाम का सूत्र बताओ। a बराबर रूट, बड़े वाला रूट था क्या, रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a1 a2 कोस फाई। अच्छा कोस फाई का मान यहाँ हम विनाई से व्यतीत करने के लिए माइनस के मान ही रखोगे, तो मैं कोस फाई का मान रख रहा हूँ माइनस के 1। ये बात समझ गए तुम? खुद लिखोगे लाइन, ये लाइन लिखनी पड़ेगी वहाँ, विनाई से व्यतीत करने के लिए कोस फाई बराबर माइनस के 1। a बराबर, जब a बराबर पुट कर दोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा फॉर्मूला बिल्कुल, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 इंटू कितना a2 माइनस को, जब यहाँ तो माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 1 की गुणा कर देंगे ऐसे ही दिखाई देगा, तो a बराबर आ जाएगा बेटे ऐसे दिखाई देगा रूट या बैठेगा a1 माइनस के प्लस नहीं आया यार माइनस a2 और पूरे का होल स्क्वायर, 200 रूट कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा a1 माइनस के a2, a बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अच्छा वहाँ क्या आया था, याद हो तुम्हें वहाँ क्या आया था? यहाँ मिनिमम इधर लिखना पड़ेगा, मिनिमम a1 माइनस कितना बैठेगा a2, वहाँ प्लस आया था। या तो ये सारे फॉर्मूले ऐसे बनते चले जा रहे हैं यार, है ना? इन्हें तो नहीं लिखते तो ज़्यादा बढ़िया था, लिखने पड़ेंगे, तमीज़ कर लो चुपचाप, यहाँ तक नोट करो भी, तीसरे पे जाने वाले हैं। अनुपात पे भी है, तीसरी आईडी बनाओ। विनायसी व्यतीकरण के लिए, विनायसी व्यतीकरण के लिए न्यूनतम तीव्रता और न्यूनतम आयाम का अनुपात। विनायसी व्यतीकरण के लिए न्यूनतम तीव्रता और न्यूनतम आयाम का अनुपात। न्यूनतम तीव्रता और न्यूनतम आयाम का अनुपात। कोई दिक्कत? बोर्ड पर लिखा हुआ उतार लो, और उतार लिया, बताइए। कोई दिक्कत भाई? कितनी हेडिंग होगी? 3 भैया, चौथी हेडिंग देख लो, चौथी हेडिंग बनाओ। विनायसी व्यतीकरण के लिए कलांतर, विनायसी व्यतीकरण के लिए कलांतर, कलांतर, विनायसी व्यतीकरण के लिए कलांतर। विनायसी व्यतीकरण के लिए कलांतर। और जितने फॉर्मूले सिद्ध करवाए जा रहे हैं ना, एक फॉर्मूले को 5 बार लिख कर नहीं गाना कॉपी के अंदर, और क्वेश्चन भी करके लेके आने। इतनी धज्जियाँ उड़ानी नहीं के, समझ गया? नहीं तो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएगी। बहुत दिनों में ना बजाए तुम्हारे, 2 दिन वैसे चले गए तुम्हारे बिना बजाओ, ऐसा लगा मुझे कुछ छूट रहा। कितनी हेडिंग होगी? 3 4, चौथे नंबर की हेडिंग है। तो हेडिंग बनाओ विनायसी व्यतीकरण के लिए कलांतर। ठीक, तो विनायसी व्यतीकरण जो कलांतर की हेडिंग बनाओगे तो कोस फाई का जो मान होगा हो जाएगा माइनस के 1। ये बात तुम जानते हो, और फाई का नाम कलांतर हो, और कोस फाई बराबर माइनस के 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। 11th क्लास 11वां चैप्टर मैथ, 11वीं क्लास का तीसरा चैप्टर 3.4 एक्सरसाइज, उसमें फॉर्मूला हो फाई बराबर ये फॉर्मूला हो। मैं अपनी तो नहीं बता रहा हूँ सर, ये फॉर्मूला हो, आया समझ में? दूसरी भाषा में से गणित वालों कहते हैं मजा मार रखा है ना, चल बायोलॉजी वाले तो कहेंगे रट का काम चला लेंगे। और जिस गणित वालों को नहीं पता ना, उन्होंने गणित नहीं पढ़ा, उनकी बायोलॉजी और मैथ बराबर है। समझ नहीं, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा उसका बायोलॉजी और मैथ दोनों का है बराबर। अच्छा देखो 2m प्लस के 1 इंटू पाई, ये फॉर्मूला 2m प्लस के 1 इंटू पाई। अगर यहाँ से फाई का मान निकालना हो, इसके लिए सूत्र हो
समझ में आई बात है? तो याद कर लेना, फाई बराबर सूत्र हो 2m प्लस के 1 इंटू पाई। समझ नहीं बात है? इसके पीछे हाथ धोकर पढ़ना, बस मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पता नहीं निकाल कर दिखाऊंगा, कहाँ तक लगा। समझ नहीं बात है? चुपचाप याद कर ले से बैठ कर, 11वीं क्लास का चैप्टर पढ़ा जाएगा। फाई बराबर 2m प्लस के 1 इंटू पाई, याद कर ले, देख लेंगे पिंकी फेर फिर देख। फाई बराबर 2m प्लस के 1 इंटू पाई, कोई दिक्कत है तक? m का मान पुट कर दो, m एक पूर्णांक, m का मान पुट करो, m का मान पुट करोगे 0 1 2 3 धड़ धड़ धड़, चलो फाई बराबर, कोई है कौन है वहां, इधर 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे ना बैठेगा 1, तो 1 पाई बैठेगा भाई। हाँ 0 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, 1 की पाई गुणा करें 1 पाई आ जाएगा। अब 1 पुट करो, 1 1 मत 1 की 2 गुणा करें 2, 2 और 1 3, 3 पाई, वाओ गजब। 2 पुट करो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 पाई, विषम संख्या आती है 7 पाई। अब तुम अंदर तो खुद ही फील आना क्या आएगा, देखो खुद ही फील है, बताओ खुद ही फील है ना अंदर, और फील करो, फील एक करे मारो भाई बराबर आ जाएगा पाई 3 पाई। वहां विषम संख्या समकोषी व्यतिकरण सम संख्या थी, सैसठ सम संख्या सैसठ समकोषी व्यतिकरण, वैसे विनाशी व्यतिकरण वैसे विषम संख्या, ऐसे भी याद रख सको। ये तो बढ़िया ट्रिक बता दी है समझ में, बाकी तो ये 4 चीज पता लगता कुछ। वैसे विनाशी व्यतिकरण देखिए यहाँ कुछ जनता कितना हो, 1 1 3 5 7 9 11 13, दो तो नहीं कटने वाली संख्याएं हैं, याद रहेगी बात है, 200 नहीं कटने वाली संख्याएं हैं, कोई दिक्कत? तो जिन बिंदुओं पर ना, जिन बिंदुओं पर कलांतर 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई ये हो ना, वहां जो व्यतिकरण होगा वो विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा, याद रहेगी बात या? जिन बिंदुओं पर कलांतर 1 पाई 2 पाई 3 1 पाई 3 पाई 5 पाई विषम संख्या नहीं चाहिए, तो वहाँ जो कलांतर वहाँ जो व्यतिकरण होगा ना वो विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। इस बात को नोट कर लो, ठीक है? यह बात लिख कर भी दिखाओ जो मैंने तुम्हें बोल कर बताई लास्ट में। ओ आ जाओ, अब हम निकाल लेंगे पथांतर। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर हेडिंग बनाओ, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, विनाशी व्यतिकरण पठान नहीं पथांतर, पठान तो लेगा बेटे मजा मारेगा, 500 करोड़ कमा लिया उन्होंने। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, पाँच 500 करोड़ लोग वहां तो दिया जाएगा, गरीबों को दान नहीं करा जाएगा ना, लोग भूख के मर रहे देश में। लिख लिया क्या? विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। अच्छा पथांतर बराबर सूत्र बताया था मैंने तुम्हें अभी, पथांतर का सूत्र, ये तो कलांतर का ऊपर लिखा हुआ, देखो पथांतर का क्या सूत्र हो, सूत्र बता पथांतर बराबर, पथांतर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा पोन 2 पाई इंटू कलांतर, ये तो डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा पोन 2 पाई इंटू फाई का मान कितना, फाई का मान 2m प्लस के 1 इंटू में कितना पाई, पाई तो क्या कट जाएगा, कर दो उसके कार्यक्रम। डेल्टा एक्स बराबर 2m प्लस के 1 लैम्डा पॉन 2 लैम्डा पॉन 2, m का मान बताओ कितना, m का मान 0 रखते हैं, m का मान जहाँ m बराबर रखते हैं 0 1 2 3 4, इधर पुट करोगे, पुट कर दो, डेल्टा एक्स बराबर m का मान 0 पुट कर दो, 0 आ जाएगा, और 0 में एक पूरा पोर्शन 1 आ जाएगा, 1 में लैम्डा गुणा करेंगे लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, पाई बटे 2 कहाँ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा। नींद आ रही सोई नहीं कह रहा, एक गुणा कर देंगे इसमें, 1 दूनी 2 2 1 3 3 लैम्डा बटे 2 3 लैम्डा बटे 2 2 रख 2 2 दूनी 4 1 5, आगे बता सो क्या आएगा, देखो बता, गजब, यही तो कौन कह रहा तुम होशियार नहीं है, गलत बताया, गलत संख्या दी तुम। देखो जिन बिंदुओं पर पथांतर लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 हो, वहाँ जो व्यतिकरण होगा वो भी नहीं सी व्यतिकरण होगा। इतने आसान तरीके से तुम्हें समझाया गया, लिखवाया गया कॉपी में, पूरा का पूरा नोट करो और जो बात बताई वो लिख कर दिखाओ, पहले भी लिखवा रखी, एक बार की बात दोबारा नहीं बताता हूँ मैं।
क्यों राम रति की, समझ में आ रहा है? हंस रहे हैं। अब पता कैसा सवाल आया पेपर में, सुन ओ वीर सिंह के, इधर देख लो। समपोषी व्यतिकरण के लिए ना पेपर में पूछी शर्तें, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पेपर में शर्तें पूछी कि समपोषी व्यतिकरण कब होगा और विनाशी व्यतिकरण कब होगा। अब समपोषी व्यतिकरण कब कब होगा ये बात मैंने तुम्हें पहले लिखवा चुका। मैं पेपर में आया समपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन लिख लिए, कंडीशन लिखनी समपोषी व्यतिकरण के लिए कि समपोषी व्यतिकरण होगा कब, उसके लिए शर्तें लिखनी। तो ये भी तुम्हें लिखवा चुका मैं, और नोट्स में भी लिखी हुई अच्छे तरीके से। एक बार मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ और देखते हैं तुम पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें समझा चुका, फिर तुमसे सुनूंगा मैं क्या बताया। समपोषी व्यतिकरण के लिए और फिर विनाशी व्यतिकरण के लिए, दोनों के लिए शर्तें। अगला सवाल यही है, पर्सन लिखवा रखा मैंने कॉपी में, बस शर्तें। समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखिए, फिर लिखवा रखा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखिए। पेपर में सवाल पूछा हुआ से हूँ बहू, किसकी बहू? देखो सवाल क्या पूछा सुन। समपोषी व्यतिकरण कंडीशनल क्या होगी, शर्तें क्या होगी? देखो क्या कंडीशन होगी, शर्तें। समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें के लिए 3 सवाल हैं, तीनों में से एक पक्का ना पेपर में 100% नहीं मिला। कॉपी में जाके पेपर खोलो देखो को पढ़ाया था, मजा आएगा। सीधा हूबहू सवाल दिखा देगा। पहला एक शर्त, दूसरी शर्त, 3 शर्त बताऊंगा। अब पेपर में 2 शर्त लिख दो, काम चल जाएगा। ठीक, फिर अगला सवाल पूछेगा तुमसे विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त। विनाशी दूसरा सवाल है, विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखिए। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए दिक्कत 1 2 प्रभात क्या हो तो तुमने कहा ए बब्बू जल्दी सो जा, पेपर आने वाले। हाँ क्या दिक्कत हो? चले ये क्या है, दीवार पे नु कर रहा हूँ। इसे थोड़ा इब्राहिम सर से लिखा था, हाँ और ये बना छुप जाए थोड़ा ही। पिक्चर देखा शाहरुख खान की, किरण, किरण इस मम्मी का नाम। चलो देख लो समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या होगी। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें वही होगी जो तुमने पीछे कॉपी में लिख चुके। ठीक, पहले ही बता दो समपोषी व्यतिकरण हो क्या है। पहले चुपचाप इसमें समपोषी व्यतिकरण की परिभाषा लिख दो क्या हो। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर जो व्यतिकरण होता है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। या पहले पॉइंट में यह लाइन लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझ में आया बात? क्योंकि शर्तें पढ़ रहे हैं तुम, शर्तों में लिखोगे तुम समपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों की तीव्रता अधिक, प्रकाश तरंगों की आवर्ती तथा तीव्रता आयाम तथा तीव्रता, प्रकाश तरंगों की आयाम तथा तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए। चाहिए का मतलब शर्तें हैं, समझ में आई बात क्या? यहाँ लिखोगे न्यूनतम होनी चाहिए, तो मैं इधर का समझा के चलूंगा, उधर का खुद ही समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। समझ गए? अंतर नहीं लिखना है, ये अलग तो क्वेश्चन बना जाएगा। इसकी शर्तें पहले 3 लिख लो, फिर अगला पर्सन विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखिए। ठीक, फिर एक पर्सन और बताने वाला हूँ, तीनों में से एक पेपर में आएगा और तीनों नोट्स में लिखे हुए, डोंट वरी। बस तुम्हारा काम है मुझे तो सुनकर भी सुनाना है। हाँ जी, ये काम है तुम्हारा, अभी लिखने नहीं है, सुनकर मुझे सुनाना, ये काम है तुम्हारा। दूसरी शर्त हाँ लिख लोगे, यहाँ लिखोगे जिन प्रकाश तरंगों विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों की तीव्रता तथा आयाम न्यूनतम होने चाहिए। लिख दोगे तो चाहिए शब्द। दूसरे नंबर पर ये बताओ, मैंने तुम्हें इसमें कलांतर पढ़ाया नहीं, बनाया कलांतर समपोषी व्यतिकरण के लिए। और समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर पढ़ाया, उसमें सबसे लास्ट में लाइन लिखवाई। देखो क्या लिखवाई, समपोषी व्यतिकरण के लिए जब कलांतर पढ़ाया, कलांतर में लाइन लिखवाई। जिन बिंदुओं पर तरंगों के बीच का कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होता है, वहां जो व्यतिकरण होता है, ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी, वहां ऐसे लिखना। समपोषी व्यतिकरण के लिए
प्रकाश तरंगों के बीच का कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई तथा 8 पाई होना चाहिए। चाहिएगा खेल है सारा समय। इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे, इसमें दो तरंगों के बीच का कलांतर 0, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई होना चाहिए कलांतर। ठीक, दिक्कत नहीं तक। कितनी शर्तें होगी? इधर तीसरी शर्त है। अच्छा ये बताओ, संपोषी व्यतिकरण के लिए मैंने तुम्हें पथांतर पढ़ा है, पथांतर, और सबसे लास्ट की लाइन लिखवाई, पढ़ कर देखो सबसे लास्ट वाली लाइन, पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए जिन बिंदुओं पर 0 बताया तुमने, 1 लैम्डा, ये तो लिखवाया होता है। वहां जो व्यतिकरण होता है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी, ऐसे लिखना, जिन बिंदुओं पर प्रकाश तरंगों के बीच का पथांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, तरंगों के बीच का पथांतर 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 होना चाहिए। ऐसा इधर क्या लिखा है बताओ? लैम्डा अपोन 2 आया, 3 लैम्डा अपोन, यहाँ लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डैश 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 होना चाहिए। ये शर्तें लिख दोगे, पक्की बात है। क्या लिखोगे? नोट्स में लिखा हुआ। नोट्स में भी एक बात है, नोट्स में लास्ट के 2 लिखे हुए, शुरू का नहीं लिखा हुआ, वो खुद ऐड करना, याद रखना बात। ये मैं समझा रहा हूँ, नोट्स में लास्ट के 2 लिखे हुए, पहला नहीं लिखा हुआ, खुद ऐड करना। कभी नोस्ट की भावना में बहेगा, नोस्ट का लिख लो, समझ आई बात। यार नोट्स में सिर्फ 2 लिखा हुआ, पहला नहीं लिखा हुआ, समझ बात है। क्योंकि हर बार मेरा मूड एक जैसा नहीं आता, तो मेरी सब चीज़ मेरे मूड पर निर्भर करो, समझ में आया बात। ये तो यहाँ 3 शर्तें लिखनी, तो 2 पेपर में लिख देना, काम चल जाएगा। और आनी पक्का 100% नहीं, फिक्स बात। बताओ समझ में ही नहीं? या मैं चाहता नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं चाह रहा हूँ तुम्हें भी लिख के दिखाऊँ, मुझे झंझट खत्म। ये वाली लिख के दिखा दो मुझे वाली। 0 नहीं आने का, छोड़ दे लो, क्या दिक्कत होगी। एक लिख के दिखा दो उसमें, चाहे तो विनाशी वाला लिख के दिखा दो, चाहे संपोषी वाला, एक घर तो लिख लियो। चलो देखो, एक क्वेश्चन तो ये होगा, एक क्वेश्चन ये हो रहा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछे यहाँ से? तीसरा क्वेश्चन पूछेगा व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या क्या होगी। समझा रहा हूँ, लिख रहे ना, बहुत आसान है, बहुत आसान। तुम तो सुनना हो फिर कि व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या होगी, क्या क्या कंडीशन होगी व्यतिकरण के लिए। ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन यही है कि व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखिए, और काम सबका पूरा हो जाना चाहिए। समझ आई बात? किसी भी बच्चे कोई बहाना सुनने, कल फिर कभी फिर चेक करूँगा, तो भी सबकी टोटल जरा सा भी काम छुट्टा मिलेगा ना, फिर देख लेना। क्योंकि 2 दिन ही छुट्टे रहने पीछे क्लास में, उसका सारा हिसाब मांगूंगा। दिखा 2 दिन था, कहाँ था तू, काम नहीं करवा तेरे को, कहाँ गया था, बहानेबाजी का शिकार है ना। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। पहला नंबर पर जाओ। अगला सवाल ये हो, व्यतिकरण के लिए शर्तें। व्यतिकरण कि व्यतिकरण होगा कब? व्यतिकरण के लिए शर्तें, तो व्यतिकरण के लिए क्या शर्तें होंगी? तो व्यतिकरण के लिए शर्तें होगी, पहली शर्त, पहले नंबर पर व्यतिकरण मैंने समझाया था तुम्हें, जो दोनों तरंगे ना, पहले ये खास बात होगी, 2 तरंगे हो उसमें, खा पी के तन तगड़ी नहीं जाती, आया समझ में? 2 तरंगे होगी, दोनों तरंगे, पहली तो शर्त होगी एक ही स्रोत से आनी चाहिए। एक ही स्रोत का मतलब एक ही बल्ब तारते की बल्ब से आनी चाहिए, 2 प्रकाश तरंगे एक ही जगह आने से आनी चाहिए, पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या होगी? दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, ये बात हमने पढ़ी थी, आया समझ में? अगर व्यतिकरण करवाना तो दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, तो आवृत्ति समान होने का मतलब न्यू दोनों का समान होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या होगी? तीसरी शर्त क्या होगी? दोनों समान कला में कंपन करनी चाहिए। कितनी शर्त होगी? काम खत्म, इतना ही लिखना बहुत, समझ में आई बात है। व्यतिकरण के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए? पहले नंबर, दोनों जो तरंगे, आया समझ में, एक ही स्रोत से आनी चाहिए, दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, दोनों की कला समान होनी चाहिए, समान कला में कंपन करनी चाहिए। 3 शर्तें लिखोगे, काम हो जाएगा आराम से। ये पूछा हुआ पेपर में, ये बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बुझा रही बात है? ठीक। अब एक काम करते हैं, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो पहले 2 नोट लिखते हैं, फिर न्यूमेरिकल बजाते हैं। न्यूमेरिकल पेपर में पक्का हुआ आया हुआ 100%। न्यूमेरिकल के बिना छुट्टी नहीं कर सकता मैं। ये सारा रोड़ा जो मैंने, ये सारा जो राग फैलाया ना, ये न्यूमेरिकल के लिए फैलाया। अब पिछले साल का कल को हाथ में सोल्ड पेपर होना चाहिए सबके, टोटल सबका चेक करूँगा। सोल्ड पेपर लेगा ना, फिर तुम बताऊँगा कहाँ तो कौन से सवाल करने हैं। डेली काम मिलेगा उसमें, तो सोल्ड पेपर मंगवा लो, कल को सबके हाथ में सोल्ड पेपर होना चाहिए।
तो व्यतिकरण के लिए शर्तें पता लग गई, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सब नोट्स में लिखा हुआ है। सुन लो। अच्छा ये बताओ पथांतर और कलांतर में क्या संबंध हो? थोड़ी पहले मैंने सूत्र बताया था तुम्हें, डेल्टा एक्स बराबर पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। पेपर में 2 नंबर में 1 नंबर में सवाल पूछ रहे हैं कभी कभी कि पथांतर और कलांतर में संबंध पूछे, तो ये नोट्स में लिखा हुआ, ये पथांतर है, क्या है कलांतर, संबंधी सूत्र हो। ठीक, एक बात और बताओ, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ये हमने सूत्र पढ़ा नहीं, आई मैक्स बराबर अच्छा ये बताओ, ये इसे छोड़ दो, ये सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा? आई समानुपाती ए का होल स्क्वायर पढ़ा है, थोड़े पहले नोट में लिखवाया था। जो प्रकाश की तीव्रता हो ना, प्रकाश तरंग की तीव्रता हो, वो प्रकाश तरंगों के आयाम के वर्ग के समानुपाती हो। इसे हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। आई बराबर ऐसे दिखाई देगा के इंटू ए और पूरे का होल स्क्वायर। पढ़ा होगा। ठीक, अगर हमने यहाँ आई लिख दिया ना और आई के सापेक्ष में लिख दिया मैक्स बराबर के ब्रैकेट, ये ए है, इसे लिख सकते हैं हम a1 प्लस, अगर मैक्स लिखोगे यहाँ तो a1 प्लस a2 नहीं आएगा आयाम। अगर यहाँ अधिकतम तीव्रता हो तो आयाम क्या हो, a1 प्लस a2 नहीं होता। अगर न्यूनतम तीव्रता हो यहाँ a1 माइनस a2 नहीं आएगा पूरे का, इसे समीकरण एक मान लो, समझ गए। अब एक काम करो, यहाँ तो ना, यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ, यहाँ मिनिमम लिखो, आई मिनिमम बराबर के ब्रैकेट a1 माइनस के a2 पूरे का होल स्क्वायर और समीकरण 2, समीकरण 1 के बटे में समीकरण 2 रख दो, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 रख दोगे, रखो। पेपर में सवाल आया हुआ इस सूत्र पर, पक्का सवाल आया हुआ जो मैं बनवाने जा रहा हूँ, और इस पर यार बार बार सवाल आ रहा है, कई बार का सवाल आ चुका इस पर। ठीक, फिर तुम्हें ट्रिक बताऊंगा किस तरह करोगे सवाल। आई मैक्स बटे में आई मिनिमम बराबर के तक के कट जाएगा, बैठेगा a1 प्लस के a2 पूरे का होल स्क्वायर, तो हम एक ही होल स्क्वायर लगा लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। a1 कितना माइनस के a2 पूरे का, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस सूत्र पर सवाल आया पेपर में, बार बार सवाल पूछ रहा हो, 3 स्टार लग गए। इस सूत्र पर बार बार सवाल पूछ रहा हो, अब मैं इस सूत्र के ऊपर सवाल करवाने जा रहा हूँ, समझ में आया बात है। इस सूत्र या इसको करेंगे जाकर रूट ही बन जाएगा, इसको करेंगे तो सवाल कैसे पूछ कर जा रहा, क्यों कह रहा दो एक ही माध्यम में दो तरंगे एक साथ अध्यारोपित हो रही, एक दूसरे के ऊपर चल रही। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात है वो 16:1, इसका मान 16 दे दिया, इसका मान 1 दे दिया। आया समझ में? नू कह रहा है उनके आयामों का अनुपात निकाल लो, यानी a1 बटे a2 का मान निकालना। तो बहुत आसान सवाल है, करवाने जा रहा हूँ, बार बार पूछ रहा है सवाल, 3-4 साल तक लगातार उसकी नेचर बना हुआ, 4-5 साल तक सवाल बार बार पूछ रहा है, समझने की बात है। तो इस तुम यहाँ तक ये नोट में लिखनी सारी बातें, यहाँ तक नोट में एक नोट बनाना इस तरह करके, और नोट में सारी बातें लिख दो। वैसे नोट्स में लिखी हुई, लेकिन फिर भी लिखो अपने आप, नोट्स को रफ को देखते हुए नोट्स बनाना चाहिए, जो मैं भेजू उसे देखते हुए, कुछ अलग तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया, अनाप शनाप लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा नंबर का लाना पेपर में, लिखो क्वेश्चन, समान आवर्ती की दो तरंगे, ट्यूशन का टाइम है किस टाइम में ट्यूशन जी क्वेश्चन, समान आवर्ती की दो तरंगे, समान आवर्ती की दो तरंगे जिनके आयामों का अनुपात, समान आवर्ती की दो तरंगे जिनके आयामों का अनुपात, जिनके आयामों का अनुपात, समान आवर्ती की दो तरंगे जिनके आयामों का अनुपात 3:5 है, जिनके आयामों का अनुपात 3:5 है, दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित है, दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित है। टाइम देख फोन में कितने घंटे को पड़ा तो, दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। तरंगों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तरंगों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तरंगों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा?
चले, अधिकतम या न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? चलो जाओ, आई मैक्स बराबर, ध्यान से, आई मैक्स अभी हमने सूत्र पढ़ा था लास्ट में भी, अभी सीधे करा ना, आई मैक्स अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात का सूत्र पढ़ा दिया हमने। आई मिनिमम बराबर A1 प्लस के पूरे का, तो आयाम A1 की जगह कितना लिखना? 2 3 और A2 की जगह पुट कर दो उसमें। आई मैक्स बराबर आई मिन यानी मिनिमम बराबर A1 का मान कितना? 3 प्लस के A2 का मान कितना? 5 बाद में लिख लिया सर, बटे में 3 माइनस के 5 पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद आई मैक्स पूरे के बटे में आई मिन बराबर 3 में 5 जोड़ोगे 8 बटे माइनस के 2 पूरे का होल स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो कट जाएगा, 16 चौका 64 बैठेगा नहीं। इसे हम लिख सकते हैं 16:1 बटे में ऐसे लिख सकते हैं अनुपात में, इसे ऐसे लिख सकते हैं आई मैक्स अनुपात आई मिन बराबर 16 अनुपात का मतलब बटे ही हो, ये अनुपात का चिन्ह 2 बिंदु से लगा रखिए 16 याद रहेगी बात। या इस तरह का पेपर में सवाल आया 3 नंबर में, इस तरह का सवाल आया हुआ पेपर में 3 नंबर में, कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में। बार बार परेशान करो बच्चों के सवाल, ही सूत्र यही रहेगा, समझ आई। कभी कभी ऐसा देता आई मैक्स का मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इससे रूट जाएगा, इनका जाएगा रूट बनेगा। इस सूत्र में पक्का सवाल आना, नोट कर लो सर। ओके, A1 क्वेश्चन लिखो, A1 कोमा A2 छोटे वाला A1 कोमा A2 क्वेश्चन है दूसरा है। A1 कोमा A2 आयामों A1 कोमा A2 आयामों तथा समान आवर्ती की 2 तरंगे, समान आवर्ती की 2 तरंगे, 2 तरंगों लिखो, 2 तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न 2 तरंगों, अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग का आयाम क्या होगा? अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग का आयाम क्या होगा यदि आयाम क्या होगा यदि दोनों तरंगों के बीच, इसे तुम खुद करोगे, मैं हिंट दूंगा तुम्हें। यदि दोनों तरंगों के बीच, सवाल का पहला पार्ट, 2 कलांतर π/2 हो, दोनों तरंगों के बीच कलांतर π/2 हो। पहला पार्ट लिख लिया, कलांतर कितना हो? दूसरा पार्ट लिखो, कलांतर पाई हो, कलांतर पाई हो। देखो कितना आसान सवाल है। पहले ही बताओ आयाम का सूत्र क्या हो? A बराबर सूत्र लिखवा था रूट, बताओ कितना बैठाया था? A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू कोस 5। कम से कम 5 सवाल करके ले गए इन तीव्रता वाले सवाल पर, 5 ही 10 सवाल करके ले गए, चक्कर में नहीं पड़ा, 10 सवाल छोटे बड़े सब। अच्छा ये बताओ इस सवाल 5 की जगह कितने 90? ओ भाई 5 की जगह कितने 90? कोस 90 का मान कितना हो? 0। सारा पोर्शन क्या बन जाएगा? 0। बस इस तरह पर रूट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे सर? समझ में क्या होगा? सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना, 5 का मान कितना रख देंगे? 5 का मान कितना रख देंगे? 5 का मान रख देंगे पाई। और कितना जाएगा सूत्र क्या हो? A बराबर रूट, यही सूत्र बैठेगा, तो बैठेगा A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू कितना? A2 कोस पाई, और कोस पाई का मान कितना हो? -1। इसकी जगह -1 लिख देंगे, और -1 लिख कर मैंने तुम हल भी करवा रखा हो, कितना आ जाएगा? समझ में आया बात? या तो A बराबर आ जाएगा हमारा रूट कितना बैठेगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 इंटू A2 बैठेगा, नहीं हुई तो बैठेगा A बराबर में रूट, ऐसे बैठेगा रूट A1 माइनस के A2 पूरे का होल स्क्वायर, और 2 तो रूट कट जाएगा, A बराबर आ जाएगा A1 माइनस के A2 बैठेगा, नहीं बैठेगा? ठीक, इसे तो खुद कर लोगे। इस तरह का सवाल पूछा हुआ, कितने सवाल करके लेकर 10 क्वेश्चन, सवाल नहीं निकाल लेने तो मरोगे मेरे हाथों, तो तुम याद रखना बात। या जितने मैंने सूत्र पढ़ाए हैं, और कल को हाथ में क्या चाहिए?
सोल्ड पेपर, मरो मीटो कुछ करो, नहीं तो कॉपी फैट का माथे मारूंगा फिर पकड़े से कॉपी को भाग यहाँ तक। समझ में आया बात है, क्यों नहीं पढ़ना अगले साल पास हुई है। अभी घर जाकर मॉडल के खातर लड़ेंगे घर वालों के साथ।